पहले हम बाकी चीजों से अपना इलाज कर लेते हैं और फिर देखते हैं आयुर्वेदा को। आयुषो वेदः इति आयुर्वेद। तो हमारे यहाँ 4 वेद कहे जाते हैं, तो पंचम वेद आयुर्वेदा है। और वो सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई तो गॉड गिफ्टेड मेडिकल साइंस है, मैन इन्वेंटेड नहीं है। हमारे बीच मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राजेश ठक्कर सर। जी नमस्कार। खाने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हमारा जो दोपहर का खाना है, कई बार लोगों को खाने के साथ पानी पीने की आदत होती है। भोजन मध्ये अमृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम। फास्टिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका सही करने का तरीका क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है? हाँ, फास्टिंग का संस्कृत शब्द उपवास है। उपवास यानी कि ऐसी शक्तियों के पास हमें कुछ समय उनको अनुभूति करनी है। फिर ये क्यों बोला जाता है कि इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए, इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए? कि दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है, दूध के साथ फ्रूट नहीं खाया जाता, कि स्प्राउट खाने चाहिए, रिच प्रोटीन है, आयुर्वेद मना करता है। ये गर्भ संस्कार क्या है? संस्कारों ही गुणांतराधाना, गर्भ में जो संस्कार किए जाते हैं वो उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। सोसाइटी ये जो एंटीबायोटिक वाला है इसको उस तरीके से क्यों एक्सेप्ट जो है वो कर रही है? तो मैंने एक भी वैक्सीन नहीं ली है। लेकिन वैक्सीन में तो वो जो कोविड वाला था वो तो कंपलसरी था सबके लिए। फाइनल ट्रूथ ऑफ दिस। कितने टाइप के वेग होते हैं और हमें क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल कॉल कहा जाता है। 13 वेगों को धारण नहीं करना है। जो भी कुदरत का कॉल आया, नेचुरल अर्ज आई, उसको त्याग करो, विसर्जन करो। पैसा कमाने के पीछे और पुण्य कमाने के पीछे मैं कई एग्जाम्पल जानता हूं जिन्होंने अपने शरीर की वाट लगाई है। तो आयुर्वेद में कहा है 4 ध्येय है हमारे, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। सर्वम अन्य परित्यज्य शरीरम ही अनुपालयेत, तद भावे ही भावानाम सर्वे भावा अभावा। नमस्कार दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं बहुत कुछ पाने के चक्कर में एक जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट विरासत है, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, उसे हम खराब कर रहे हैं? लाइफस्टाइल डिसीज एक बड़ा पॉपुलर वर्ड जो खास तौर पे पिछले 5-10 सालों में हैशटैग लाइफस्टाइल डिसीज बहुत पॉपुलर हुआ है। आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शुभचिंतकों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ पाते हुए कुछ चीजें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं जिसको फिर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? वो है स्वास्थ्य आपका। आज मैं जिस मेहमान को आपके सामने लेके आया हूं मेरे दोस्तों, बड़े पॉपुलर हैं वो। उन्हें आप आयुर्वेदा का महाराणा प्रताप कह सकते हो। यह शब्द मैंने क्यों बोला, इसके पीछे वजह मैं थोड़ी देर के बाद बात बताऊंगा। पिछले 30 सालों से 800 से ज्यादा टीवी प्रोग्राम वो आयुर्वेदा के ऊपर कर चुके हैं। देश दुनिया के पेशेंट लाइन लगाते हैं। अगर उनसे मुलाकात करनी हो तो कम से कम 15-20 दिन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इतने मशहूर हैं। आयुर्वेदा से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे हम उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन आज ये खास तौर पे पॉडकास्ट मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, आपके परिवार के लिए शूट कर रहा हूं। तो चलिए, जब आपकी बात है तो हम उस मेहमान का मिलकर स्वागत करते हैं जिन्होंने रियली में पिछले 30 सालों से कई लोगों के असाधारण से असाधारण बीमारियों को सही किया है। हमारे बीच मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राजेश ठक्कर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बेशकीमती अपना टाइम निकाला आज हमारे दर्शकों के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो पॉडकास्ट है हमारी सोच को बदलेगा। ये जो पॉडकास्ट है हमारे जीवन को या हमारे शरीर को देखने का हमारा जो नजरिया है उसको बदलेगा। जहां से मैंने शुरुआत की सर, पहला सवाल मैं वहीं से आपसे पूछना चाहूंगा, लाइफस्टाइल डिसीज ये है क्या? और ये बहुत तेजी से, खास तौर पे 2020-21 के बाद में ये इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? लाइफस्टाइल डिजीज में ही इसका जवाब है कि जो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जो खान पान की आदत होनी चाहिए, सोने की आदत होनी चाहिए, हमारी डेली एक्टिविटी की आदत होनी चाहिए, उसमें से परिवर्तन करने से जो डिजीज उत्पन्न होते हैं उसी को लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, ऐसे बहुत सारे डिजीज है कि जो हम हमारी खान पान की और जीवन पद्धति की जो आदतें हमने बदल दी है उसकी वजह से जो होता है वो लाइफस्टाइल डिजीज है।
तो आयुर्वेदा जो है वो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि तंदुरुस्त व्यक्ति के तंदुरुस्ती का रक्षण करना, वही आयुर्वेद का गोल है सबसे पहला। उसके बाद आतुरस्य विकार प्रशमन, तो जो रोगी हो चुका है उसको रोग से बाहर निकालना, बराबर। लेकिन पहले तो प्रिवेंशन जो है वो आयुर्वेद का सबसे पहला मोटो है, सबसे पहला उद्देश्य है। तो आदर्श जीवन, आदर्श लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए वो आयुर्वेदा सबसे पहले बताता है। मेडिकल साइंस जो एज ए दूसरे भी है, उसमें सबसे पहले आयुर्वेदा है कि जो लाइफस्टाइल डिजीज न हो उसका मार्गदर्शन दे सकता है। आयुर्वेदा शब्द वैसे तो हर कोई जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आयुर्वेदा है क्या, और जब इतना इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा, तो आज हर व्यक्ति के दिमाग में ये मानसिकता क्यों है कि पहले हम बाकी चीजों से अपना इलाज कर लेते हैं और फिर देखते हैं आयुर्वेदा को। मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा विस्तार से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछे हैं। हाँ। शायद सभी लोगों की यही सोच है। हाँ। तो आपका पहली बात तो ये थी, आपका पहला क्वेश्चन कि आयुर्वेदा क्या है। क्या है? आयुषो वेदः इति आयुर्वेदः, आयुष्य का, जीवन का जो वेद है, स्वास्थ्य का जो वेद है। तो हमारे यहाँ 4 वेद कहे जाते हैं, तो पंचम वेद आयुर्वेदा है। तो पंचम वेद कहा जाता है, और वो सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई तो गॉड गिफ्टेड मेडिकल साइंस है, मैन इन्वेंटेड नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ब्रह्मा के पास से दक्ष प्रजापति से होके, इंद्र से होके, भारद्वाज ऋषि से ये पृथ्वी के ऊपर आया है। भारद्वाज ऋषि की मैं बात करना चाहता हूं कि आयुर्वेदा क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी तह तक, रूट तक हमें जाना है, जानना है हमें। कि पृथ्वी की जब रचना हुई, मनुष्य बीमार हो रहे थे और पीड़ा भोग रहे थे, किसी के पास जवाब नहीं था। आज के मेडिकल साइंस की बात करो, मैं हजारों साल पहले की, सहस्त्राब्दियों पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे ऋषि मुनि हिमवत पार्श्वे, तो वहां हिमालय के पार्श्व में वो मीटिंगें हुई, ऐसे समझ लो आप। तो वहां है, और वहां सभी मिले थे। तो उस समय भारद्वाज ऋषि ने कहा कि मेरे पास इतना पुण्य कर्म है कि मैं ये जानने के लिए स्वर्ग में जा सकता हूं। तो आज तक अकेले एक ऐसे मनुष्य देहधारी है कि जो स्वर्ग में जिंदा गए और वापिस भी आए। हमारे लिए, हमारे पृथ्वीवासी के लिए, हमारे भारत की जो धरोहर है, वो भारद्वाज ऋषि इंद्र के पास सीखने के लिए गए, और वहां से 1 लाख श्लोकों की जो संहिता आयुर्वेद की थी वो आयुर्वेद है। और लाइफस्टाइल, जीवन कैसे तंदुरुस्त, 100 साल का आयु है, तो सतयुग में 400 साल था। उसके बाद पाद उन, यानी कि एक एक पैर कट रहा है, तो 4 पैर है, उसमें से 3 पैर कट चुके हैं। द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 3 कट गए, और अभी आया है कलयुग, तो 1, यानी कि 100 साल का आयु बचा है। वो 100 साल की आयु कलयुग में हम कैसे उत्तम तरीके से भोग सके, और बिना बीमारी के, तंदुरुस्ती से, तो ये आयुर्वेद बताता है। अगर रोग हो गया तो उसका निवारण भी बताता है, ये आयुर्वेद है। वाओ। एंड मुझे लगता है मेरे सभी दर्शकों को ये जो डेफिनेशन आयुर्वेदा वाला है, ये बहुत ही यूनिक लगा होगा। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज की जब आपने बात की, तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो हमारी वजह से ही हो रहा है। मैं थोड़ा इसको डीप में जाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से अगर होने का मतलब है, तो टाइम पे ना खाने की वजह से, टाइम पे ना पानी पीने की वजह से, टाइम पे ना सोने की वजह से, जितना चाहिए उतना ना करने की वजह से, जो जब जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से ना करने की वजह से, एक बायोलॉजिकल क्लॉक वर्ड है, वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा उसके बारे में आप बताइए कि ये कैसे हम सही कर सकते हैं इसको। बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, तो आयुर्वेदा में भी इसका वर्णन मिलता है। दूसरा एक शब्द इसका जो मिलता है, सर्केडियम रिदम भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, पहले तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक समझ लेते हैं कि हमारा जो खाने की, जो 2 बार खाना होता है, तो उसका एक समय होता है। वो जैसे ही हमने डिफाइन किया है, तो वो एक समय पे होना चाहिए। नींद में जाने का 10 बजे जाना है, 10:30 बजे जाना है, या 9:30 बजे नींद करनी है, तो पथारी में सोने का जो समय होता है वो एक ज़्यादातर फिक्स होना चाहिए, बराबर। और मान लो कोई भी ऑफिस के समय निकलने का, तो व्यवसाय हेतु जब आप जाना है तो उसका भी एक समय फिक्स होता है। तो इसको सर्केडियम रिदम है, हमारा बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। मान लो एक एग्जाम्पल कि आज या उसके बाद 3-4 दिन तक मैं 12 बजे खाना खा रहा हूँ,
बराबर। तो अंदर की पूरी जो सॉफ्टवेयर है भगवान ने, प्रकृति ने हमें जो डिफाइन की है कि लीवर में से एंजाइम निकलेंगे, स्टमक में से निकलेंगे, पित्ताशय में से निकलेंगे, वो जैसे ही 12 बजते हैं तो उनको अंदर सॉफ्टवेयर फिट हो चुका है। पता चलता है कि अभी खाना आने वाला है तो एंजाइम्स निकलने शुरू हो जाते हैं, हमको भूख लगने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, व्यवसाय में व्यस्त है, अपने कार्यों से है, हमको पता ही नहीं है कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। तो फिर क्या है, कल 3 बजे खाना खाया, कभी 4 बजे खाया, कभी 1 बजे खाया, तो ये पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। हम इसको अगर सैल्यूट करें, प्रकृति को माने, प्रकृति को बाउ डाउन करें, जैसे हम उसको समर्पित हो कि चलो हम 12 से 12:30 बजे के आसपास खाना खा लेंगे, तो बहुत अच्छा खाना डाइजेस्ट होने लगेगा। सिर्फ एक बात से आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कंप्लीट ठीक हो सकता है। ऐसे ही नींद की बात हो गई, तो हम 10:30 बजे बेड के ऊपर सोने जा रहे हैं, लेकिन कभी इंस्टा की रील घुमा रहे तो 12:30 हो गए, कभी 9 बजे चले गए तो नींद नहीं आती है। तो जैसे ही एक हमारा पूरा सर्केडियम रिदम जो होती है उसको हम फॉलो करेंगे तो 10 से 10:30, 10:15 बजेंगे तो तुरंत मेलाटोनिन हार्मोन है जो मेडिकल साइंस कहता है, वो उसका सिक्रेशन शुरू होता है। आपकी नींद में गहराई आने लगती है, आपकी आंखों में, और नींद आने की शुरुआत होती है। फिर उसको आप टालते रहते हैं तो पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है। तो वो रिदम अपने आप में होनी चाहिए। आप 10 बजे घर छोड़ के व्यवसाय हेतु, जॉब, बिजनेस, आपका जो भी है वो, बराबर, आप जा रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से तो आपका एक्टिवेशन जो कार्य करना है, व्यवसाय है, उसके पीछे अपने जो कस्टमर या जो भी अपना जॉब करना है, उसके हिसाब से बॉडी एक्टिवेट होता है। अगर उसमें परिवर्तन आता है तो उसमें भी हमें दिक्कत आने लगती है। तो ज़्यादातर उसको हमें फॉलो करना है कि हम जितना हम इसको फॉलो करेंगे, हमारी एक सिस्टम बना देनी है। क्लॉक जैसे क्या है, क्लॉक हमें समय दिखाती है, तो खाना का टाइम ये, सोने का टाइम, इतना हो सके टेंटेटिव आप डिफाइन करके रखो। हर एक ने अपने जो करना है वो डिफाइन करना चाहिए, तो ये रोगों से बचने का एक बहुत बड़ा हमें फायदा मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप शरीर के विरुद्ध मत जाओ। अगर शरीर इंडिकेट कर रहा है कि भैया आपका ये खाने का टाइम है तो खाओ, आपका सोने का टाइम है तो सो, और उसको सेटअप भी आपको ही करना पड़ेगा। यस, वंडरफुल। और मुझे लग रहा है कि आज के भागते हुए दुनिया में हम उसके खिलाफ ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हाँ, हमें जीतना है, और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम खुद को हरा रहे हैं। अब एक चीज मैं यहाँ से जानना चाहूंगा आपसे, और कि जैसे हमने खाने की बात की, तो खाने पे ही थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारा इंसान कहीं ना कहीं पैसा कमा इसलिए रहा है क्योंकि उसे अच्छा खाना है। तो खाने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, खाने के साथ पानी का क्या संबंध है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसके बारे में आप लाइट बात करो, और इसके बाद फिर हम सोने पे बात करेंगे। तो 2 या 3 बात मैं खाने के बारे में कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारा जो दोपहर का खाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और रात का खाना है वो लाइट होना चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, रात्रे वाड़ू करवू, એટલે હલકું ભોજન, खिचड़ी, छाछ या हल्का सा कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लिया ऐसे। अभी क्या हो रहा है, तभी उल्टा हो रहा है। यस, तो प्रोफेशनल लाइफ में है, सब ने वो बिजनेस है, पैसा कमाना है, जरूरी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपनी समृद्धि प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उसमें भी बीच में हमें पालन करते रहना है। तो जो हमारा उद्देश्य है वो इसके हिसाब से यही है। तो खाना जो है वो हमें दोपहर का मुख्य भोजन होना चाहिए। ये इसका कारण ये है कि सूर्य भगवान जो है उसके साथ हमारा डाइजेस्टिव फायर, हमारा जठराग्नि, वो रिलेटेड है। कैसे? तो जैसे कि सुबह में जब सूर्योदय होता है 6, 6:30 बजे, तब से लेके सूर्यास्त होता है, सनसेट, तब तक ये जो है एक्टिवेशन हमारे अंदर, डाइजेस्टिव जो हमारे एंजाइम्स वगैरह हैं जो लीवर में से निकलते हैं, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में से निकलते हैं, वो सन की हाजिरी में, सूर्य की हाजिरी में वो सबसे ज़्यादा निकलते हैं। हम क्या करते हैं, रात को 9-10 बजे खाना खा रहे हैं, तो इसको डाइजेस्टिव एंजाइम जो है रिजर्व होता है वो हमें मिलेगा। रिजर्व क्या होता है, जब हम गाड़ी या 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता है, एक रिजर्व का एक मान लो, समझ लो, तो फुल टैंक होना और रिजर्व होना। रिजर्व होना एक क्या बताता है, हमें लिमिट बताता है कि इतना ही एंजाइम्स निकलेगा, बराबर, उस दिन कम है तो वो कम मिलेगा, तो आपका खाना हजम नहीं होगा, इतने अच्छे तरीके से नहीं होगा, क्योंकि नए एंजाइम्स लीवर और गॉल ब्लैडर वो समय रात को नहीं बना सकती है। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन होने की जरूरत है, आयुर्वेद में ये कहा गया है। अच्छा। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि इसके पीछे बहुत अच्छा रिसर्च भी होना चाहिए।
मध्याह्न का जो भोजन है वो मुख्य है। 12 बजे सूर्य भगवान अपनी पिक पे होते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव फायर, हमारी पाचन क्षमता एकदम पिक पे रहती है। तो अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कोरिलेट करना है, तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं। प्लीज। जैसे यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हैं तब एकदम प्रज्वलित यज्ञ होता है। अग्निदेव जब प्रज्वलित होते हैं तो उसमें हम जो आहुतियां डालेंगे तो उस एकदम स्वाहा होती है। बराबर है। मान लो एकदम कम अग्नि है या नहीं के बराबर, और उसी समय हम करेंगे आहुति डालेंगे तो क्या होता है, वहां धुआं जैसा निकलता है, बराबर, सफेद। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में होता है। जब अग्नि हमारी पीक पर है तब हम खाना डालेंगे तो कभी एकदम अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अग्नि कम है, रात को अग्नि नहीं है, बराबर, और आप खाना खा रहे हो, हैवी खाना खा रहे हो, बहुत गरिष्ठ भोजन जिसको बोलते हैं, मीठा भी खाया, ये नमकीन भी खाया, बहुत सारा हम खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। ठीक है, यंगर एज में चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एल्डर एज होती है या वृद्धत्व में, तो वो बहुत क्षमताएं कम हो जाती है। तो पहले से अगर पालन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। तो गर्भावस्था में मैं बोलना चाहता हूँ कि सूर्य भगवान, हमारे जो सभी देवी देवता है, हम जब हमारा फॉर्मेशन बॉडी का जब गर्भ में बनता है तो सूर्य भगवान 13 अग्नि देते हैं। 13 अग्नि 13 टाइप ऑफ अग्नि वो गिफ्ट करते हैं, हर एक मनुष्य को गिफ्ट करते हैं। उसमें जठराग्नि मेन है। पंच महाभूत के 5 अग्नि होते हैं, आकाश महाभूत का अग्नि, पृथ्वी महाभूत का अग्नि, और 7 धातु के अग्नि, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती है आयुर्वेद में, जो बॉडी टिश्यू है, बॉडी को धारण करती है। तो हर एक का एक अग्नि होता है, और वो तो 13 अग्नि है, वो सूर्य भगवान देते हैं। तो दोपहर को हम खाना खाएंगे, हमारे 13 अग्नि सम्यक बने रहेंगे, हम कभी बीमार नहीं होंगे। क्या बात ये है। उसके पीछे का साइंस है। अब मैं चाहता हूँ, खाने की हमने बात की, अब खाने के साथ थोड़ा पानी अटैच करते हैं। जरूर। कई बार लोगों को खाने के साथ पानी पीने की आदत होती है, उससे क्या होता है? हाँ, ज्यादातर पानी ऐसा कहा गया है कि पिबेत वारी मुहुर मुहुर। तो कभी कभी ऐसा कहा गया कि लोग पूछते हैं कि सुबह में मैं तो 2-2, 3-3, 4-4 गिलास पानी पीता हूँ। वो आयुर्वेद का ही रेफरेंस है, लेकिन सुबह में उषः पान शब्द है। उषः पान यानी कि रात को तांबे के पात्र में जो जल भरा हुआ है, तांबे का एक लोटा है, उसमें हमने जल भरा हुआ, सुबह में वो पानी पीना है। वो उषः पान, उषः यानी प्रातः काल, वो उस समय पीना है। लेकिन कितना? तो जितनी हमें प्यास लगी है, हमारी तृषा के अनुसार वो पीना है। यानी कि मेरी आज की तृषा 1 गिलास पानी पीने की थी, तो वो पीना है, बराबर। तो ऐसा नहीं कि 2-2 गिलास पियो, 3-3 गिलास, ऐसा आयुर्वेद में नहीं कहा है। जो अपनी जरूरत है उसके हिसाब से पियो। दूसरा, जब भी पूरे दिन में पानी पीना है तो पिबेत वारी मुहुर मुहुर, थोड़ा थोड़ा, मुहुर मुहुर यानी बार बार, जब भी चाहिए तो उतना उतना पानी आप पीते रहो, जितनी आपको बॉडी की डिमांड कर रहा है बॉडी, उतना पानी पियो। अब खाने के बाद आते हैं, तो खाने में तो भोजन के शुरू में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो जब भी है आपका, मान लो 12 बजे भोजन है, तो 10:30-11 बजे के बाद पानी पीना बंद कर देना, उससे पहले पी लो, बराबर। भोजन के बाद भी नहीं पीना है। और भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम, भोजनांते, भोजन के अंत में विषप्रदम, टॉक्सिक के समान कार्य करेगा। ओके। जो व्यक्ति खाने के बाद मान लो 2-2 गिलास, 3-3 गिलास पानी भर के पी गया, तो उसकी ओबेसिटी बढ़ने वाली है, अग्नि मंद हो जाएगा, उनका जो खुराक है वो सब फैट में कन्वर्ट होगा। वो जो फैट में है तो उसको पता नहीं है कि मैं चर्बी नहीं खा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर क्यों वेट बढ़ रहा है, तो वो आपके अग्नि को बिगाड़ता है। तो भोजन के अंत में तो प्लानिंग करना है कि 12 बजे खाना है तो 10:30 बजे से आपको पानी पीना पहले पी लो, उसको मैनेज करो। और उसके बाद में है तो 12:30, 1 बजे, 1:30 बजे के बाद आपको ज्यादा पानी पी सकते हैं, पित्तकाल जब आएगा, बराबर। शुरुआत का 20 मिनट का जो है वो भोजन की अवस्था तो कफ काल कहा जाता है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, वो पित्तकाल है। तो उस समय थोड़ा बहुत पानी पीना है तो आप पी सकते हैं, बराबर। और भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा, 1-1 घूंट भर के वो पानी पीना है। वो क्यों पीना है कि मान लो हम रोटी है, 2 रोटी खा ली, एक समान हमको स्वाद आ रहा है, और दूसरी कोई चीज खा ली, तो उसका इतना अच्छा स्वाद अगर लाना है कि वो मिठाई खा रहे हैं या फरसान है, कोई दूसरी की चीज खा रहे हैं, तो एक निवाला लेके पूरा घूंट करके उसको कर लो, तो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं
हाँ, स्वाद ग्रंथियां जो है वो उसके ऊपर जो आहार का पड़ था वो हमने पानी पी के क्लीन कर लिया। तो जो आइडेंटिटी है, नर्व एंडिंग जो है, वो उसका टेस्ट अच्छे तरीके से टेस्ट कर पाता है, बराबर। तो इसीलिए बीच बीच में 2 से 3 बार या 4 बार एक एक 2-2 घूंट पानी पीना है, तो आपका आगे का जो भोजन का स्वाद है आप उसका लुत्फ उठा पाओगे। हाँ, मतलब वो स्वाद के लिए, क्योंकि टेस्ट हाँ, बड्स आपके और चेंज हो रहे हैं, हाँ, आप उसके लिए जो है आप उसको पी रहे और ढकेला थोड़ा नहीं है। बहुत ये है कि लिक्विड जाना चाहिए, जल, ओके। तो खाना जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। और दूसरी एक बात, खाने की बात हो रही है, तो स्टमक को 4 पार्ट करना है। ओके। अच्छा खाना है, आपको हमेशा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रखनी है, तो उसको 4 पार्ट करना है। उसमें से 3 पार्ट जो है वो खुराक के लिए है, जल के लिए है, और 1 पार्ट वायु के लिए खाली रखना है। मान लो हम 100% गिने, तो 50% हमारा सॉलिड फूड, रोटी, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब जो हो सकता है। 1 पार्ट है वो लिक्विड के लिए, हम छाछ पीते हैं, दाल पीते हैं, पानी पीते हैं, या जूस लिया या जो भी है, तो 1 पार्ट यानी 25%, बराबर। और बाकी 25% खाली रखो। इसको भी अगर समझना है तो एक मिक्सर के साथ जार है, एक चने की दाल भरी हुई है, पूरा मिक्सर का जार भरा हुआ है, आप हिलाते हो तो नीचे का पाउडर होगा, ऊपर का रह जाएगा, बराबर है, बराबर नहीं होगा। ऐसे ही चर्निंग खाने के बाद होता है, पूरा स्टमक जो है वो चर्न होता है, अंदर घूमता है, अंदर का खुराक है, बराबर, और डाइजेशन होता है। तो क्या कहा है शास्त्रकारों ने, ऐसा कहा है कि 1 पार्ट वायु के लिए खाली रखो, और वही जो जार की मैंने कल्पना की कि पूरा आपने टाइट कर दिया तो वो भरा हुआ है, तो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा। ओके। हाँ, और 1-1.25 घंटे के बाद स्टमक से आगे निकल जाएगा, तो उसका जो विघटन होना चाहिए वो विघटन नहीं हो पाया है, इसीलिए इंडाइजेशन रहेगा। अगर खाली रखा था तो इसको कंप्लीट करिए कि थोड़ा वायु खाली रखा है हमने, तो मिक्सर में जो घूम रहा है वो उसके ऊपर द्रव्य ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से एकदम पिष्ट होके वो तैयार हो जाएगा। फाइन, ब्यूटीफुल। मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया इस सब्जेक्ट को, मुझे यकीन है कि मेरे दर्शकों को ये चीज पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि अगर हमने मिक्सर को पूरी तरीके से भर दिया तो मिक्सर भी अपना काम नहीं कर पाएगा, और इसी प्रकार हमारे पेट के अंदर अगर आपने ओवरलोडिंग कर दी है, ओवर ईटिंग कर दी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। अब इसी से लगा हुआ एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे, हमें पहले क्या खाना चाहिए? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सॉलिड, जैसे आपने जार की बात की, तो जार में हमें पहले क्या डालना है? कुछ लोग कहते हैं कि पहले खीरा, ककड़ी, इस तरीके की चीजें डालो, देन उसके बाद में फिर सॉलिड डालो, फिर उसके बाद में कहते हैं कि आप इसमें मिठाई डालो, फिर आई मीन डेजर्ट के रूप में। हाँ, डेजर्ट का जमाना है, प्रैक्टिस चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें पहले क्या खाना चाहिए और क्यों? हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से जो ग्रंथों में ऋषियों ने हमें कहा है, मार्गदर्शित किया है, वो ऐसा मधुर रस सबसे पहले है। ओके। आप गांव की कल्पना करिए, हाँ, बराबर। तो गांव के यहाँ जब कोई फंक्शन होता था, मैरिज, शादी वगैरह होता था, या कोई भी फंक्शन, वास्तु वगैरह में भोजन समारोह होता था, तो वहाँ पे क्या था, पहले मिठाई परोसी जाती थी, बराबर। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है पहले मधुर रस होना चाहिए। आज क्या हो गया है, रात को खाना खा रहे हैं जब अग्नि है ही नहीं, बराबर, एकदम मंद पड़ा हुआ है, और रात को हम डेजर्ट खा रहे हैं, 2-2 डिश आइसक्रीम खा रहे हैं, और एक कटोरी भर के वो गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, जलेबी भी खा रहे हैं, रबड़ी जलेबी मिक्स करके खा रहे हैं, और भोजन के अंत में खा रहे हैं। तो आपका डायबिटीज, आपका ओबेसिटी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है, बराबर है, और आयुर्वेद का भी यही मानना है। तो आयुर्वेद है वो अंतिम सत्य है। तो इसी के हिसाब से आयुर्वेद ऐसा कहता है कि पहले मधुर रस खाओ, मीठा खाओ, स्वीट, उसके बाद में अम्ल और खारा जो रस है, लवण रस है, और कसैला, ये सब जो है वो बीच में खाना चाहिए, और तीखा वाला भी जो है कि कटु रस है वो बीच में होना चाहिए, जैसे रोटी है, दाल चावल है, ये सब है वो बीच में खाना है। और अंत में कषाय रस, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, तो हमारे यहाँ मुखवास खाने की आदत थी। हाँ, तो सौंफ खाना है, ये गुजरात में दाना दाल वगैरह है, तिल है, उसको प्रोसेस करके एक मुखवास के स्वरूप में बनाया जाता है, बराबर है, तो वो खाया जाता था। तो कशैला रस, जिसमें जो गुजराती में बोलते हैं तूरो रस जो कहिए, वो उसमें ज़्यादा खाया जाता है। मुखवास खाने की हमारे यहाँ परंपरा थी। ये ऋषि मुनियों ने कहा। तांबुल भक्षण भी आयुर्वेदिक है, पान का बीड़ा खाना, अच्छा। वो भी आयुर्वेद का कंसेप्ट है, लेकिन वो रूल्स है कि हाँ, अभी जो खाया जाता है वो ऐसे नहीं होता है।
बराबर, उसको तोड़ देना है, 1 चम्मच मध लेना है और 2 लौंग, इलायची और ऐसे मिक्स करके वो अगर खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो गॉल ब्लैडर को और लीवर को स्टिमुलेट करता है और बहुत अच्छे एंजाइम सीक्रेट करवाता है। दूसरी जो चीज डाल रहे हैं वो डालने का आयुर्वेद के ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। तो मुखवास खाना वो घर घर की परंपरा है, आज भी है। तो इसका मतलब आप मीठे से शुरू करें और मुखवास तक लास्ट में जाएं। ये प्रक्रिया है, आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है। और अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये जो लाइफस्टाइल, हमारा हाजमा कभी बिगड़ेगा नहीं। और सारा रोग तो इधर ही है। हाँ। सारे रोग का खजाना तो पेट ही है। पेट ही है। ब्यूटीफुल। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, फास्टिंग। आज एक तरीके से फास्टिंग एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद हंसी भी आएगी मेरे दर्शकों को, कि जिस दिन फास्टिंग होता है उस दिन हम सबसे ज्यादा खाते हैं, अलग अलग टाइप के पकवान खाते हैं। मतलब आज का हमारा डिश है वो चेंज हो चुका है। पहली बात, मैं फास्टिंग के बारे में जानना चाहूंगा, फास्टिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका सही करने का तरीका क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है? हाँ, फास्टिंग का संस्कृत शब्द उपवास है। तो ज्यादातर हमारे यहाँ उपवास किया जाता था, उसका आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ दोनों लाभ उसके कोरिलेटेड है, बराबर। उपवास यानी कि जो आध्यात्मिक शक्तियां है, चैतसिक शक्तियां, सुपरा नेचुरल पावर, उनके पास हमें रहना है तो हमें शांत होना है, उस समय ज्यादा आहार नहीं लेना है। उपवास यानी कि ऐसी शक्तियों के पास हमें कुछ समय उनको अनुभूति करनी है, तो हमारे शरीर में कुछ भी डालना नहीं है, संयम रखना है। इसीलिए उपवास किया जाता था। तो हमारे जठराग्नि या जो भी है, हम रात को क्यों घर पे जाते हैं, ऑफिस 24 घंटे नहीं चलाते, हाँ, घर पे बराबर। तो ऐसे बीच बीच में पोज लेना है, बराबर। तो वो उपवास होता है। तो अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो हमने पूरे हफ्ते में खाया है मान लो, तो वो धीरे धीरे करके अग्नि को टाइम मिलेगा। एक मेजर होता है जठराग्नि और दूसरे 7 धातु है। तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं कि रक्त बनने की, चर्बी बनने की, मांस बनने की, ये सब की पूरी एक आयुर्वेद के हिसाब से एक सिस्टम है। तो सभी जो अग्नि है, वो मेटाबॉलिज्म जो हमारा है वो अच्छे तरीके से रह पाएगा। तो जो अनडाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड, वो जो फूड एब्सॉर्ब हो चुका है, आम बोलता है आयुर्वेद, उसे आम कहता है, अनडाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे अंदर स्टमक में से एब्सॉर्ब हो गया, उसको पचाना है। क्योंकि लंबे समय के लिए रहेगा, रूमेटोलॉजी कर सकता है, जॉइंट स्टिफनेस कर सकता है, हमको आलसीपन हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कुछ भी है, कोई ना कोई व्याधि के स्वरूप में वो व्यक्त हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि आयुर्वेद में और हमारे उसको अध्यात्म के साथ हमारे ग्रंथों में उसको जोड़ा गया है। तो उपवास यानी कि चैतसिक शक्ति के साथ रहना है। हो सके तो अकेला दूध पियो, अकेला फल खाओ और बाकी कुछ नहीं करना। तो गुजरात में तो हम देखते हैं कि गुजराती पब्लिक जो है प्रजा, वो खाने पीने में तो जबरदस्त है। हाँ। इतनी सारी वानगियां खाते हैं, तो उस दिन तो सबसे ज्यादा हैवी हो जाता है। तो ये गलत है। एक वर्ड आजकल ना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस। मैं चाहता हूँ थोड़ा इसके बारे में बताओ। लोग 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं और वेट लॉस वगैरह में भी काफी ज्यादा है। क्या आयुर्वेद में भी इसके बारे में कुछ बात की गई है और ये है क्या, और इसका सही तरीका क्या करने का? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सीधा वर्णन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर जो कहा गया है कि जब भूख लगे तभी खाना है, बराबर। और दूसरा कि सूर्य की हाजिरी में हमारी जो बातचीत हुई कि जो भी है हमारा सुबह का अल्पाहार यानी नाश्ता जो होता है, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन है, वो जितना हो सके वो उसके अग्नि के हिसाब से होना चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बार बार खाते रहो, बराबर। और दूसरा, कभी लोग ऐसा है कि 2-2, 3-3 घंटे में खाते हैं, तो ये भी आयुर्वेद कहता है कि अच्छा नहीं है, बराबर। ओके। हाँ, और रात्रि काल में तो 9 बजे के बाद में खाना छोड़ देना है, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ऐसा होता है, बराबर है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों के साथ वो मेलजोल आ रहा है। सुबह तक कुछ भी नहीं खाना है, बराबर है। तो ये तो हो गया बात, ये ठीक है। लेकिन खाना खाते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमें कितनी भूख लगी है। मान लो हम 10 दिन से 4-4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन आज की हमें भूख नहीं है, कोई कारण से हमें थोड़ी सी खांसी हो गई, ये हो गया, तो उस समय हमको ज्यादा भूख नहीं है, तो 2 खा के शांत हो जाइए। तो आप कभी, आपका पेट नहीं बिगड़ेगा, आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। क्या बात। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना। जब आयुर्वेद की बात होती है तो एक शब्द की बात जरूर होती है, प्रकृति। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति है,
मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, ये प्रकृति होती क्या है? वात, पित्त, कफ, ये 3 शब्दों से इसको जो है सेट किया गया है, ये तीनों है क्या? हाँ, प्रकृति जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दी है हमारे बंधारण के स्वरूप में, वो प्रकृति है, जन्मगत प्रकृति होती है। आयुर्वेद में ऐसे 3 दोष कहे गए हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, वायु, पित्त और कफ। ये त्रिदोषवाद के ऊपर आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। हाँ, तो उसमें वही दोषों के हिसाब से जो 7 प्रकार की प्रकृतियां डिफाइन की गई है। एक वात प्रधान प्रकृति, दूसरी पित्त प्रधान, तीसरी कफ प्रधान और दोषज प्रकृति, यानी वात पित्त पित्त कफ, ऐसे करके 2-2 दोष इकट्ठे मिलके जो प्रकृति बना रहे वो हो गया। और तीसरी है तीनों समान अवस्था में जो है, तो ऐसी सम प्रकृति जिसको बोलते हैं। तो ये प्रकृति की थोड़ी आगे मैं बात करूं तो लोग बोलेंगे कि ये तो ठीक है हमने देखा, लेकिन इसको अभी हमारे जो दर्शक हैं उनको अगर जानना है कि 1 से 2 मिनट के अंदर कि हमारी प्रकृति क्या है, जान सकते हैं ये लोग अभी? हाँ, जान सकते हैं, अभी जान सकते हैं। मतलब मैं लाइव पॉडकास्ट में? यस, लाइव पॉडकास्ट में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि आपकी प्रकृति क्या है अभी इस पॉडकास्ट के दरमियान, तो कमर सीधी करके बैठ जाओ और सुनो आने वाले 2 मिनट में क्या होता है। प्लीज सर। जरूर, मैं 2 मिनट में इसको एकदम शॉर्ट में तुरंत हमारे दर्शक इसको जज कर सके। सबसे पहले वायु की प्रकृति आती है, बराबर। तो वायु प्रकृति वाला क्या है, तो इसको पहले हम 4 से 5 क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। ओके। कि बालों का घनापन कितना है, बॉडी का स्ट्रेचर कैसा है, बराबर। आपका खाने की कैपेसिटी कितनी है, खान पान की आदत क्या है, आपकी रूटीन एक्टिविटी करने की आदत क्या है, और आपका जो रूटीन में नींद के घंटे कितने हैं और उनकी पैटर्न क्या है। ये 5 क्राइटेरिया के आसपास हम हर एक प्रकृति को देखने की कोशिश करेंगे। एक बार हम रिपीट करते हैं। पहला हो गया बालों का, दूसरा हो गया बॉडी स्ट्रक्चर, तीसरा हो गया हमारा रूटीन, चौथा हो गया हमारा नींद की पैटर्न हमारा, हाँ, और खान पान की कैपेसिटी ऑफ, हाँ, वो सब हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये हम उसको साथ कोरिलेट करेंगे। तो मतलब अभी जो लोग सुन रहे हैं, हाँ, इन 5-6 पैटर्न पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वात है, पित्त है या कफ है। यस प्लीज। तो सबसे पहले वात प्रकृति की बात करेंगे। तो वायु वाला बंदा होगा, ये सिंगल बॉडी, लीन बॉडी जिसको बोलते हैं, बराबर है। तो वो ऐसे रहेगा, वो कभी ओबेस नहीं हो सकता, मिडल तक हो सकता है, लेकिन बहुत ओबेसिटी वाला नहीं हो सकता है ज्यादातर। दूसरी एक बात कि उसका उनके जो बाल हैं वात प्रकृति, वो एकदम कम रहेंगे, घने नहीं होंगे और पतले होंगे, और उनको बाल्डनेस होने की और ये सब होने की संभावना सबसे ज्यादा आती है। उसकी खान पान की आदत, तो विषमता रहेगी। वायु हमेशा विषमता रखता है, यानी कि कंफ्यूजन की अवस्था है। वो डिसीजन भी अगर लेना है साइकोलॉजिकल फैक्टर में, तो वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा, ये करूं या वो करूं, ये करूं, ऐसे ही वो कंफ्यूज रहेगा। दूसरी एक बात, खाने पीने में भी क्वांटिटी है, तो जैसे दूसरी प्रकृति वाला स्थिर रहेगा, लेकिन वायु वाला है कभी 2 रोटी खाई तो कल 4 या 5 भी खा सकता है, परसों फिर से 3 भी खा सकता है, तो बदलता रहता है। उसकी खान पान के अंदर विशेषता रहती है क्वांटिटी के बाबत में। वो कभी भी चंचल रहेगा, वो कभी एक जगह पे बैठ नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर उसके हिलते रहेंगे, खड़े हो जाएगा, फिर से बैठ जाएगा, तो वो उनकी रूटीन एक्टिविटी वो ऐसे बनी रहेगी, हवा की तरह बहता रहेगा। हाँ, बहता रहेगा। और ज्यादा वो मतलब उसको परिकल्पना बहुत ज्यादा आती है, बराबर। नए नए सपने आते हैं, वो सबसे ज्यादा पित्त और कफ उससे पहले ज्यादा वो सबसे दुनिया से आगे रहता है, बराबर। हाँ, लेकिन उसकी जो दूसरी है नींद है वो कम रहेगी, वो 6 घंटे में उसकी नींद को वो संतोष अपनी बॉडी को कर पाएगा, उसकी नींद हमेशा कम रहेगी। ये वायु प्रकृति के सिम्टम्स है। ओके। हाँ, तो वो खुद हमारे दर्शक वो जज कर सकते हैं। तो अभी चेक करो आप, अभी आप वायु हो, नहीं समझ में आया, अभी वेट करो, भी आगे आएगा। हाँ, तो अभी पित्त प्रकृति की बात करते हैं। तो पित्त वाला जो बंदा है उसका गुस्से से पहले शुरुआत करते हैं, अच्छा, बराबर। तो गुस्सा सबसे ज्यादा आएगा, बराबर। जैसे, लेकिन गुस्सा शांत भी हो जाएगा, जल्दी आया और शांत भी हो गया। वायु वाले का गुस्सा है वो आप जज नहीं कर पाएंगे, पित्त वाले का आप जज कर पाएंगे कि इसको छेड़ेंगे तो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन बाद में शांत भी हो जाएगा। लेकिन वायु कब गुस्सा होगा और कब शांत होगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप, बराबर। और जैसे कफ प्रकृति वाले का है, तो कफ प्रकृति वाले का गुस्सा है कि 10 बार छेड़ोगे तो भी वो गुस्सा नहीं होगा, लेकिन मान लो 11वीं बार छेड़ दिया
तो इतना गुस्सा होगा कि दिनों तक वो गुस्सा चलता है। तो मतलब हस्बैंड वाइफ, ऑफिस, पॉलिटिक्स और सभी हमारे समाज जीवन में, कोई संस्था में, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले की प्रकृति क्या है। ओ ये तो बहुत जरूरी तो टॉपिक ये है। जरूरी हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो पित्त वाला है, उसका गुस्सा जल्दी होगा, शांत हो जाएगा। उसकी क्षुधा एकदम मध्यम बनी रहेगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसे नहीं कि कम नहीं खाएगा और बहुत ज्यादा भी नहीं खाएगा, लेकिन वो मध्यम 4 या 5 रोटी खानी है तो वो उसकी कैपेसिटी और ये रेगुलर है, वो रेगुलर रहेगी, इरेगुलर नहीं रहेगा। एकदम स्टेबल रहेगी। हाँ, वो ज्यादा बदलेगी नहीं। वायु वाले की बदल जाएगी, पित्त वाले की नहीं बदलेगी। पित्त वाले का जो नींद है वो करीबन सेटिस्फैक्टरी, जो आदर्श कही जाती है, तो वो 7 से 7.5 घंटे या उसके आसपास रहेगी। बराबर है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो मध्यम रहेगा। उसका रंग हमेशा थोड़ा सा जो कहते हैं गोरा और थोड़ा हल्का सा रक्त जैसा, जैसे कभी जो नहीं कहता है एकदम, एक तो लाल, लाल जैसे टमाटर जैसा है, वो पित्त की प्रकृति है। बराबर है। तो फेयर स्किन का होता है, ये सब है। उसका टेक्सचर होता है, बालों का घनापन उसमें अच्छा रहता है पित्त में। हाँ, और जल्दी से सफेद हो जाता है। युवावस्था में अगर किसी को बाल सफेद हो रहे हैं तो वो पित्त प्रकृति वाला सबसे पहला हो सकता है। ओके। हाँ, ये कफ पित्त की हो गए। अब कफ की बात करते हैं। तो कफ वाला है, हमेशा उसका जो बंधारण, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ा रहेगा। एक्सपांसन, जिसको कफ है वो एक्सपांसन का, ओबेसिटी, मोटापा। हाँ, मोटापा रहेगा। या बॉडी का स्ट्रेचर ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो वायु वाला लीन है, कार्श्यता है, और पित्त वाला मध्यम है। कफ वाला हमेशा थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेचर वाला ही रहेगा, बॉडी बिल्डर टाइप का। हाँ, ओके। नहीं, ऐसे बॉडी बिल्डर ठीक है, लेकिन उसमें चर्बी ज्यादा हो सकती है। मैं समझ गया। हाँ, उसका कार्य मंद आरंभ वायु वाला तुरंत करेगा, कोई भी कार्य वायु के वेग से। हाँ, और पित्त वाला है वो जो भी काम लेगा निष्ठा भी अच्छी रहेगी, और जो काम लेगा समय के रहते, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, आपने किसी को आदेश दिया कि ये काम करना है, तो पित्त वाला है समय के ऊपर लेगा, समय के ऊपर खत्म करेगा और प्रामाणिकता से वो पूरा करेगा। वायु वाला है जल्दी से ले लेगा, लेकिन अधूरा करके 30, 40, 60, 80% करके छोड़ देगा, कभी भी उसका कार्य पूरा नहीं होगा। और कफ वाला है वो 2 घंटे का आपने टाइम दिया था तो कार्य शुरू करेगा, लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद शुरू करेगा, और 4-5 घंटे में, लेकिन उसके जितना परफेक्शन किसी के पास नहीं होगा। क्या बात है। हाँ, ये कफ प्रकृति का सिम्टम है। हमेशा आहार उसका ज्यादा रहेगा, 6, 7, 8 रोटियां खाना मान लो। वायु वाले 2-3 खाएगा, पित्त वाला 4 से 5, कफ वाला है वो 7 से 8 या उससे भी ज्यादा खा सकता है। अल्टीमेट। हाँ, उसकी नींद ज्यादा रहेगी। 8, 8.5 घंटे से पहले उसको मजा नहीं है आएगा, उसकी नींद हमेशा ज्यादा रहेगी। उससे ज्यादा भी 9 घंटे भी हो सकते हैं। तो उसका बॉडी का स्ट्रेचर, वो बालों का घनापन, कफ वाले का बाल जो है, सिर के बाल 50, 60, 55 तक वो सफेद नहीं हो सकते ज्यादातर। ये एवरेज बात करता हूँ। अच्छा। हाँ, और उसका घनापन, उसको बाल्डनेस होने की कफ प्रकृति वाले को बहुत संभावनाएं कम है। वायु और पित्त वाले को बाल्डनेस यानी कि टाल होने की संभावना ज्यादा है, कफ वाले को सबसे कम है। बालों का घनापन भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे जो बॉडी स्ट्रेचर है वो भी घना रहेगा, और वो बालों में भी घनापन रहेगा, और वो शांत रहेगा, एकदम शांत। और इनर जो बोलते हैं कि इंट्रोवर्टेड है, वो ज्यादातर लोग कफ प्रकृति वाले रहते हैं। अच्छा, जो कफ प्रकृति लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो इंट्रोवर्टेड ज्यादातर होते हैं। ये मोटा मोटा हम इसको आकलन करना है। अभी 2 दोष मिल गए, द्विदोषज प्रकृति है वायु और कफ, तो दोनों के सिम्टम्स मिक्स हो जाएंगे। वायु पित्त है तो दोनों के सिम्टम्स मिक्स होंगे, कफ और पित्त है तो दोनों के सिम्टम्स मिक्स होंगे। उसके हिसाब से 3 और प्रकृति, और 7वीं है सम प्रकृति। बहुत कम ऐसे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य हैं कि जिनकी सम प्रकृति है। 33.33, 33 ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। ये सम प्रकृति है। क्या बात है। और सम प्रकृति बहुत कम होती है, बहुत कम। बट द्विदोष तो होता ही है, मतलब। हाँ, द्विदोषज, एक दोषज वो प्रकृति देखने को मिलती है। क्या बैलेंस किया जा सकता है प्रकृति को? हाँ, प्रकृति है वो जन्म से आती है। हाँ। और स्वभाव नहीं बोलते हैं, कहावत है, प्रकृति और स्वभाव जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ जाता है। yes. तो प्रकृति आप इतना बदल नहीं सकते, यू कैन कंट्रोल उसके ऊपर। वो आयुर्वेद के नियमों से, अध्यात्म से हो सकता है, या योग से हो सकता है। 3 नजरिया, 3 तरीका है। अच्छा। एक योग से, अपनी मान लो किसी को बहुत चंचल्य है,
बराबर, चंचलता बहुत ज्यादा मतलब है। वायु। हाँ, वायु, हाँ। बराबर, उसके ऊपर उसे विजय पानी है, बराबर। तो वो योग का सहारा ले सकता है, अध्यात्म का सहारा ले सकता है कि आध्यात्मिक शक्तियों के पास जाके उपासना करके, मंत्रों वगैरह की जो भी अनुष्ठान वगैरह करके, तो उसकी चंचलता को कम कर सकता है। और आयुर्वेदिक जीवन पद्धति से कि हम बोलेंगे कि वायु प्रकृति वाला है, इसको तेल और घी ज़्यादा पिलाना है, स्नेह युक्त द्रव्य ज़्यादा देने हैं, बराबर है। तो ऐसे ऐसे करके हम इसको डिफाइन करके देंगे कि अपने आहार में आप इतना परिवर्तन करो, अपनी जीवन पद्धति में परिवर्तन करो, तो आप वायु प्रकृति के ऊपर ज़्यादातर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों तरीका है। तो जो अपनी प्रकृति है उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करके अपना जीवन है, क्योंकि बदल नहीं सकते आप, लेकिन उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तीनों दर्शकों को आई होप अब तक के लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आपकी प्रकृति क्या है, आप वात हैं, पित्त हैं, कफ हैं। अब तीनों लोगों को अगर कुछ आप मैसेज देना चाहते हो कि अगर आप इस प्रकृति को हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है या ये चीजें करना है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप ये लोगों को? जरूर। वायु प्रकृति वाले हैं वो अपने मन को शांत रखे, क्योंकि आपके अंदर चंचलता ज्यादा रहेगी। और कभी भी आप जब चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपने शब्दों के ऊपर मर्यादा रखें, क्योंकि आपके पास से हार्श वर्ड जल्दी से निकल सकते हैं। तो आपको अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो वायु प्रकृति वाला है, उसे सबसे ज्यादा अपने शब्दों के ऊपर संयम रखना है, बराबर। दूसरा पित्त वाला है, वो पित्त वाला अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। ये गुस्सा आपका समय मतलब किसी के साथ रिलेशन बिगाड़ सकता है, बराबर। तो हार्श वर्ड निकलना वो उससे होता है। पित्त वाले का गुस्सा ज्यादा होता है, उसको आपको कंट्रोल करना है। और आपको तीखा और खट्टा रस, खारा रस, ये तीन ज्यादा नहीं खाने हैं पित्त वाले को, बराबर, क्योंकि वो पित्त बढ़ेगा। आपकी जो प्रकृति है उससे विपरीत गुण वाला रस खाने हैं, बराबर। तो वायु वाला है, उससे मधुर रस खाना है। तो पहले ये बात करूं कि 6 रस होते हैं, आयुर्वेद में कहा गया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी मीठा, मधुर अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी खारा रस, कटु यानी तीखा रस, तिक्त यानी कड़वा रस, और कषाय यानी कशैला जो होता है, वो जैसे जामुन का होता है, कशैलापन होता है उसमें, तो वो है। ये 6 रस है। उसके अलावा और कोई चीज पृथ्वी के ऊपर छठा 7वां कोई रस नहीं है। ये 6 रस में से सभी, अच्छा, सब कुछ इसी में बना सभी हुआ है। द्रव्य ये 6 रस से बने तो ये हैं। जितने व्यंजन बने हैं पूरी दुनिया के अंदर व्यंजन वो इसी 6 रस है। आयुर्वेदा कहता है कि षड्रस युक्त भोजन करो, सब कुछ होना चाहिए। षड्रस युक्त, आपके भोजन में सभी रस होना चाहिए। अद्भुतम। ओरिजिनल आयुर्वेद का जो है, 2 बात मैं यहाँ दर्शकों से कहना चाहता हूँ। षड्रस युक्त भोजन यानी कि षड्रसवाद होना चाहिए और जठराग्निवाद होना चाहिए। कैलोरीवाद नहीं कि 1200 कैलोरी खाना या 1400 कैलोरी खाना, ऐसे नहीं। कैलोरीवाद नहीं, जठराग्निवाद। आपको जितनी भूख लगी है उतना खाओ, अपने बॉडी को सैल्यूट करो कि हाँ, आज मुझे 4 रोटी की भूख है तो 4 में मैं संतोष कर लूंगा। आपको अगर 2 रोटी की भूख है तो 2 खाएंगे। ऐसा नहीं है कि वॉट एवर यू डाइजेस्टिंग डजंट मैटर, वॉट एवर यू ईटिंग डजंट मैटर, वॉट एवर यू डाइजेस्टिंग दैट मैटर। यह तो आप कितना खाते हो वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। बहुत ज्यादा खा लिया आपने, लेकिन दूसरे दिन मल प्रवृत्ति नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। खाना तो खा लिया लेकिन उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आप कितना खाते हैं और कितना डाइजेस्ट करते हैं, तो योर डाइजेशन इज मैटर। मैं इस वाले टॉपिक पे आऊंगा और एक शब्द विरुद्धाहार, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, हम इनको एडवाइस दे रहे थे वात पित्त कफ वालों को। हाँ, अभी कफ का हो गया, एक कफ का थोड़ा सा बाकी रह गया था। तो कफ वाला जो है वो ज्यादातर नमकीन पसंद करेगा, तीखा पसंद करेगा, तो वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन कफ वाले को ठंडा नहीं लेना है, बहुत मीठा नहीं खाना है, क्योंकि कफ प्रकृति है। आप मीठा खाओगे, ठंडा फ्रिज में रखे रेफ्रिजरेट आइटम, आइसक्रीम वगैरह ज्यादा खाओगे, तो आपके पास तो ऑलरेडी कफ ज्यादा है, आप ये खाओगे तो और बढ़ जाएगा। पित्त वाले को तीखा छोड़ना है, खट्टा छोड़ना है। कफ वाले को क्या करना है, तीखा खाना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसके कफ को तोड़ देगा वो। तीखा रस जो है वो कशैला रस है, कड़वा रस है, वो कफ को तोड़ देता है, तो कफ को कम कर देता है, तो इसीलिए उसको ये खाना है। और वायु वाले को है वो मीठा खाना है, पित्त वाले को भी मीठा खाना खा सकते हैं, दोनों। हाँ, ये है। ये हमारी सलाह थी कि अपनी प्रकृति के हिसाब से आप कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि कोई व्याधि उत्पन्न न हो। हाँ, अनुत्पत्तिकर आयुर्वेद है, व्याधि को अनुत्पत्तिकर कहने वाला चिकित्सा विज्ञान है।
आई होप अब तक जितने भी आप लोग सुन रहे होंगे आपको मजा आ गया होगा, और इसके ऊपर आप जरूर काम कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई गई है और हमारे ऋषि मुनियों ने हमको उपहार के रूप में दिया है। हमारी बदनसीबी कहें या बदकिस्मती कहें कि ठक्कर साहब जैसे लोग हमारी जिंदगी में नहीं आए, इस वजह से इन चीजों का हमें ज्ञान नहीं था। इस चीजों के ऊपर ध्यान दें। अब चूंकि आपने आहार की बात की, 6 प्रकार के रस की बात की, षठ रस जिसको आपने कहा, मैं यहां पे थोड़ा जानना चाहूंगा कि हम हर चीज कॉम्बिनेशन करके खा लेते हैं। अब आपने बोला कि छठ रस होना चाहिए हमारे भोजन के हिसाब से जो हमारी जठराग्नि को सूट करे, ना कि कैलोरी, राइट? अब फिर ये क्यों बोला जाता है कि इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए, इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए, इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद ये भी तो कहता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे लोग? नहीं, कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, इसको विरुद्ध आहार की शायद मैं सोच रहा हूँ कि आप ये बात करते हैं। हाँ, बराबर। मैं विरुद्ध आहार के बारे में ही जानना चाह रहा हूँ कि इसको विरुद्ध आहार क्यों कहते हैं। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो कि हमें सारे रस खाने और फिर उसके चक्कर में सब लोग विरुद्ध आहार खा लें। तो विरुद्ध आहार क्या है, जरा ये बताइए, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए आप। ठीक है, विरुद्ध आहार क्या है? इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ फूड। को 2 आहार की मित्रवत भावना नहीं है, बराबर, विरुद्ध भावना है, बराबर। तो इसको हमें नहीं खाना है। प्रकृति से विरुद्ध प्रकार के 2 आहार वो आप खाना खाते हैं तो वो विरुद्ध कहलाता है। 18 प्रकार के विरुद्ध आहार होते हैं। जैसे 1 या 2 एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज। कि दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है, दूध के साथ मछली नहीं खानी है, दूध के साथ मूली नहीं खानी है, बराबर। तो ये खाएंगे तो ये विरुद्ध आहार कहलाएगा। कभी कोई बोलता है कि नहीं मैं तो खाता हूं, कभी कभी तो मुझे कुछ नहीं होता, ठीक है, हर रोज की बात नहीं है। अब 3 महीने कंटिन्यूस खा लीजिए विरुद्ध आहार, आपको कोई ना कोई व्याधि होने वाला है। आप इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्य बदल जाता है। सत्य ब्रह्मांड पे यही रहने वाला है। हम हजारों साल के बाद अगर पृथ्वी पे वापिस आ गए तो ये भी सत्य यही होगा। तो विरुद्ध आहार है। दूसरी एक बात, दूध के साथ फ्रूट नहीं खाया जाता, ये भी विरुद्ध आहार है। बड़ा मिथ जैसे है, फ्रूट सलाड, बड़ा मिथ है ये। यहाँ बहुत बड़ा मिथ है। मतलब सुबह लोग नाश्ता करते हैं फ्रूट्स के साथ में, दूध पी लेते हैं उसके साथ में। हाँ, दूध और फ्रूट सलाड बड़ा फेमस फ्रूट सलाड खाते हैं। मिल्क शेक हो गया, एप्पल मिल्क शेक, चीकू मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, ये विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार है और पैसा देके लोग चाव से खा रहे हैं। तो वो प्यार से खा रहे हैं। तो यू आर इन्वाइटिंग डिजीज, यू आर इन्वाइटिंग स्किन डिजीज, यू आर इन्वाइटिंग लिकोडर्मा, ये सफेद दाग है या कोई एब्डोमिनल बड़े प्रॉब्लम है, यू आर इन्वाइटिंग। ये खाना पैसा देके आप डिजीज को इन्वाइट कर रहे हो कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तुम मेरे शरीर में आओ, बराबर। ये बात है। विरुद्ध आहार जैसे थोड़ा सा हल्के टोन में मैं कहना चाहता हूं कि विरुद्ध आहार जैसे आपको समझना है। एग्जाम्पल दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों अलग अलग है, या भाजपा या कांग्रेस, बराबर, दोनों मिलके सरकार बनाएंगे तो 80% शक्तियां उनकी उसी में विकास नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आप इनको पसंद करो या इनको पसंद करो, दोनों में से एक को पसंद मतलब करो। एक म्यान में 2 तलवार नहीं, 2 तलवारें नहीं रह सकती है। तो हम ये बोलते हैं कि क्यों, तो दोनों के बीच में शत्रुता है, 2 आहार के बीच में शत्रुता है, इसीलिए उसको साथ में नहीं खाना है। अगर आप खाओगे तो उसके बाद में पोस्ट डाइजेस्टिव अंदर से जो एमिनो एसिड, लिनोलिक एसिड, दूसरे कुछ भी बनने वाला है, जो अंदर से निकलने वाला है, वो आपके बॉडी के अंदर व्याधि पैदा करेगा। दूसरा है एक स्प्राउट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे मिल्क शेक का हमने कहा कि दूध और फ्रूट साथ में नहीं खाना है, बराबर। तो दूध अमृत है, फ्रूट अमृत है, दोनों को साथ में खाएं तो वो जहर है। किसी का मना नहीं है, दूध भी खाइए, फ्रूट भी खाइए, लेकिन दोनों को मिला के मत खाइए। मैं भी सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर मीटिंग करने के बाद यही खाता था, और सोचो कितने सालों से हम कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। तो स्किन डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, बराबर। बाहर से मान लो मैं कहता हूं कि मेरे बॉडी में ये व्याधि नहीं हो सकता क्योंकि मैंने विरुद्ध आहार नहीं किया, आदर्श नियमों का पालन किया, ठीक है। तो मेरे अंदर दोष इतने नहीं बढ़े हैं, तो बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस आ गया, ये आ गया, तो भी मेरे अंदर व्याधि पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोष बढ़ा है तभी जाके व्याधि उत्पन्न होता है। एक मैं बात कह रहा था स्प्राउट के बारे में। विरुद्ध आहार ये स्वयं गुण विरुद्ध होते हैं। वो जो हमने किया कि दूध और फ्रूट, दूध और प्याज विरुद्ध, संयोग विरुद्ध शब्द है।
संयोग यानी कि दोनों को मिला के जो विरुद्ध आहार होता है उसका टाइप है। स्वयं गुण विरुद्ध स्प्राउट है, हमने मूंग भिगो के रखे, 24 घंटे के बाद उसमें से अंकुरण निकलते हैं, बराबर, उगा हुआ जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उगा हुआ स्प्राउट जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि स्प्राउट खाने चाहिए, रिच प्रोटीन है, आयुर्वेद मना करता है। स्प्राउट नहीं खाना है, किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं। 800 करोड़ की महासागर है मनुष्य का पृथ्वी के ऊपर, नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना है। क्योंकि स्प्राउट की बात कर रहे हो, स्प्राउट की बात कर रहा हूं, बहुत रिच प्रोटीन है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि गेहूं अगर उगा दिया तो ज्वार जिसको बोलते हैं, और मूंग उगा दिया, चने उगा दिए, तो वो नहीं खाना है, क्योंकि वो स्वयं गुण विरुद्ध है। और उसके अंदर ही ऐसी प्रोसेस है कि जैसे एक मूंग है वो उग गया, तो उसमें से दूसरे मूंग की उत्पत्ति न हो तब तक के बीच में से जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आते हैं वो सब विरुद्ध आहार कहे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति अपने आप को बदल रही है। एक मूंग में से नया मूंग पैदा करना है तो उसके अंदर बदलाव आता है, तो वो जो बदलाव है वो खाने के लायक नहीं होता है। आयुर्वेद ऐसा कहता है, उससे थोड़े हल्के लहजे में मैं बोलूं, लोग कहते हैं रिच प्रोटीन है, सही है, मॉडर्न साइंस भी कहता है कि रिच प्रोटीन है। वो ऐसा रिच प्रोटीन है कि सिर्फ पशु पचा सकते हैं, हमारा मनुष्य शरीर ये प्रोटीन को नहीं पचा पाएगा। और वही स्प्राउट खाने के बाद आप देख लेना, मैंने तो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, इतने सारे मैंने स्प्राउट खाते के बाद बड़े बड़े गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायरिया हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं बंद करवाता हूँ। मैंने बोला मैं एक भी दवाई नहीं दूंगा, अब इसको बंद कर दो। सुबह का नाश्ता जो है मूंग का स्प्राउटेड खाया, चने का खाया, बंद करो। अपने आप वो बोलते हैं सर क्या कमाल हो गया, एक भी मेडिसिन के बिना ये ठीक हो गया। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो हो रहा था वो ठीक हो गया, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन है, उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में प्यूरिन बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, ये सब होगा, तो उसके लिए बॉडी में जो सम अवस्था होनी चाहिए सब द्रव्यों की, वो बिगड़ जाती है। इतना कठिन प्रोटीन है कि हमारे अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ही नहीं कि उसको हम डाइजेस्ट कर पाए, सिर्फ पशु उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, इसीलिए आयुर्वेद मना करता है। मतलब कितना बड़ा भ्रम तोड़ रहे हो सर आज आप लोगों का। हाँ। लोग दूध के साथ फ्रूट खा लेते हैं, लोग स्प्राउट्स खाते हैं, उनको लगता है हाई प्रोटीन है, रिच प्रोटीन है, इसको हमें खाना चाहिए। तो गाउट होने की पूरी संभावना रहेगी वहां से। हाँ, ओवर स्प्राउट खाते हैं तो वो जो प्रोटीन ज़्यादा है उसके बाय प्रोडक्ट में डाइजेशन होते समय प्रोटीन का डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ से यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा बाय प्रोडक्ट, और वो आपको गाउट करेगा, आपके अंगूठों के मूल में दर्द होना, जलन होना, और ये फिर रहने वाला है। दोस्तों अभी तक आपको लग गया होगा कि कहीं ना कहीं ये जो लाइफस्टाइल डिसीज हमको हो रहा है, अच्छे लोग मेरे दोस्तों एक्सरसाइज कर रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आहार विरुद्ध हो रहा है, या उसकी टाइमिंग खराब हो रही है, या उसका तरीका खाने का गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं। अभी तक आपकी बहुत सारे जो भ्रांतियां थी दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर, अब तक टूट चुकी होंगी। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उसी रेस में हूं। जिंदगी के अंदर हमें कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, हम दौड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं। इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हमें प्यास लगी, हम पानी नहीं पीते, हमें मूत्र विसर्जन करना चाहिए, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वेग को रोकना या नेचुरल कॉल को कंट्रोल करना। मैं आपसे थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानना चाहता हूं, कितने टाइप के वेग होते हैं और हमें क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल कॉल कहा जाता है। प्लीज। यस, नेचुरल कॉल, नेचुरल अर्ज 13 टाइप होते हैं। 13 प्रकार के वेग आयुर्वेद में कहे गए हैं। जैसे आपने कहा मूत्र का वेग, तो मूत्र का वेग उपस्थित होना यानी कि आपकी ब्लेडर फुल हो जाती है, आपके ब्रेन को संदेश जाता है कि 400 ml पेशाब अंदर भरा हुआ है, उसका त्याग करो, बराबर। स्टूल का अर्ज आना, मल का विसर्जन करने का आपको कॉल आता है, अंदर से बॉडी कॉल देता है, इसका त्याग करो, बराबर। नींद का वेग, जुरुम्बाई का वेग जो है, बराबर, तो वो उसको रोकना नहीं है। छींक, क्षवथु शब्द है संस्कृत में, क्षवथु के वेग को नहीं रोकना है। आप छींक आ रही है, आपको नाक बंद कर दोगे और छींकोगे तो फिर देखो आपका पूरा आंख में पानी बहना, सिर में भारीपन हो जाना, ये सब हो जाता है। तो ऐसे कुल 13 प्रकार के वीर्य के वेग को जो उपस्थित हुआ है, एकदम जो स्खलन के कगार पे है, रोकना है। ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अपने स्थान से जो वीर्य निकल चुका है इसको फिर रोकना है, तो उसको भी मना कहा है।
बराबर। ऐसे 13 प्रकार के वेग है। निद्रा का भी एक वेग होता है कि 10:30 बजे आपको बहुत गहरी नींद आ रही है, इसको टाल रहे हैं, तो ये भी रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो मल और मूत्र, ज्यादातर कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो रही है, आपको पेशाब लग रही है, आप रोक रहे हो, तो एक रिजर्व होता है बॉडी में। भगवान ने हम सबको रिजर्व दिया है। 100% के अलावा दूसरे 80-100% होते हैं। अच्छा। उसका जब आप उपयोग, मान लो न्यूरो रिजर्व है, न्यूरो रिजर्व की हमारे यहाँ जो पूरी जो स्पाइनल कैनाल होती है, वहाँ पूरा वायरिंग होता है। मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ से सर्वाइकल रीजन में से जो नसें आती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, उसके हिसाब से ये कार्य हो रहा है। यहाँ नीचे भी मूत्र का कंट्रोल करने वाली और स्टूल का कंट्रोल करने वाली, ये सब जो नसें हैं, उसके ऊपर डैमेज होनी शुरुआत हो जाती। रिजर्व होगा तब तक कुछ नहीं होगा आपको, जैसे ही आपका रिजर्व खत्म हो गया तो उसके बाद व्याधि होनी शुरू हो जाएगी। संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। वर्जयेत, किसी भी चीज की अति नहीं अच्छा। 13 वेगों को धारण नहीं करना है। जो भी कुदरत का कॉल आया, नेचुरल अर्ज आई, उसको त्याग करो, विसर्जन कर दो। क्योंकि अगर आप उसको रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने शरीर में आप रोगों को फिर से आमंत्रित कर रहे हो, जो आज नहीं कल आपको डैमेज करने वाली हैं। एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पैसा और पुण्य, मेरा सौभाग्य है कि मैं कई आप जैसे अच्छे लोगों के साथ समय बिताता हूं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिसके पास हजारों करोड़ है, कई 100 करोड़ कमाते हैं, डेली 16-16, 18-18 घंटा मेहनत करते हैं, और उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और मैंने भी करना चालू कर दिया। एक बड़ा एग्जांपल मैं लूंगा, राकेश झुनझुनवाला साहब। बड़े नाम है, ऐसा कहते हैं कि जब वो गए तो 44,000 करोड़ का था उनके पास में, लेकिन नहीं बचा पाए अपने आप को। एक और वर्ग मैं जानता हूं बहुत करीब से, क्योंकि आश्रम में मैं आश्रम को देखा हूं बचपन से, मैं कई सारी धार्मिक संस्थाओं के साथ कनेक्टेड हूं, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब मिले, क्योंकि शरीर विज्ञान अलग है। तो पैसा कमाने के पीछे और पुण्य कमाने के पीछे मैं कई एग्जाम्पल जानता हूं जिन्होंने अपने शरीर की वाट लगाई है, शरीर की लंका लगाई है। मैं चाहता हूं थोड़ा इनके ऊपर आप प्रकाश डालो, सो दैट इन्हें पता चले कि पुण्य और पैसा दोनों अच्छी बात है, कमाना है, लेकिन इसको साध के। यस, प्लीज। शरीरम ही खलु सर्व साधनम, ये शरीर जो है वो ही साधन है। आपको अहमदाबाद से मुंबई जाना है, आपके पास ऑप्शन 6-7 हो सकते हैं, बराबर। आप 2 व्हीलर पे जा सकते हैं, 4 व्हीलर में जा सकते हैं, 4 व्हीलर में गाड़ी भी हो सकती है, आप ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं। कौन सा साधन पसंद करते हो, बराबर। ये दूसरी बात, वो साधन सब बिगड़ गए तो आप बाहर जा रहे हो, टायर में हवा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप पहुंचोगे कैसे? अहमदाबाद से बंबई पहुंचोगे कैसे? तो साधन जो हमें ले जा रहा है, यहां से अहमदाबाद से मुंबई ले जा रहा है, वो अगर ठीक नहीं होगा तो आप पहुंचोगे कैसे अपने ध्येय के प्रति? तो आयुर्वेद में कहा है 4 ध्येय है हमारे, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है, बराबर। तो आयुर्वेद क्या है? आरोग्यम मूलमुत्तम। ये जो 4 पुरुषार्थ है, उसी को प्राप्ति हेतु आयुर्वेद नाम का ये विज्ञान है, शरीर शास्त्र का विज्ञान है। हमारा साधन है उसको ठीक रखना है। आपने जैसे कहा कि कोई पुण्य कर्म के लिए, तो मैं मेरे एक गुरुजी की बात करता हूँ कि उनको दिक्कत आती थी, वो आध्यात्मिक बहुत कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते थे, एकदम समर्पित ब्राह्मण है, तो क्या है, लेकिन शरीर शास्त्र अपना होता है। वो ऐसा कहता है कि विकृत आसन में नहीं बैठना, एक कंटिन्यूअस नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना है, फिर भी वो 6-6 घंटे के लिए बैठते हो आप, तो फिर क्या होगा, आपको वो दिक्कत होने वाली है कि वायु का रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी, और कुछ मसल्स में अंदर वीकनेस आने की संभावना बढ़ जाएगी, कोई ना कोई कार्य ऐसा होता रहेगा। तो यहाँ पे ये है कि शरीर को ध्यान में रखना है। शरीरम सर्वम अन्य, एक दूसरे श्लोक की बात करता हूं, सर्वम अन्य परित्यज्य शरीरम ही अनुपालयेत तद भावे ही भावानाम सर्वे भावा अभावा। यानी कि आयुर्वेद ऐसा कहता है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ
छोड़ के अपने शरीर का लालन पालन करो, उसको तंदुरुस्त रखो। नहीं तो फिर क्या होगा? धर्म एक पुरुषार्थ, पहला धर्म की प्राप्ति करनी है, आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, लेकिन आपको कमर दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द है, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो उपासना कैसे करोगे? धर्म। दूसरा अर्थ, आपको डायरिया हो रहा है, आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, 6 बार आपको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, शरीर आपने ठीक नहीं रखा, तो बार बार आप, अब किराना की दुकान है तो बार बार जाना पड़ता है, तो कैसे ये अर्थ की प्राप्ति नहीं कर पाओगे? आपका रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। काम की उपभोग करना है, आपको बुखार आया हुआ, हर 2-2 घंटे में आपकी इम्यूनिटी टूट चुकी है, तो आप काम का उपभोग नहीं कर पाओगे। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, 10-10 घंटे तक अध्यात्म में लीन रहना है, क्योंकि मोक्ष, शरीर ही ठीक नहीं है, आप बैठ नहीं सकते, 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, खाना खा नहीं सकते, खाना खाने से दिक्कत हो रही है, तो शरीर को ठीक रखो। चारों पुरुषार्थ अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। पुण्य कर्म, पैसा कमाना, समृद्धि हर एक मनुष्य का अधिकार है, लेकिन आयुर्वेद शरीर का विज्ञान है, तो सैल्यूट दिस साइंस। आयुर्वेद के सिद्धांतों को पालन करो। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और अभी कल युग। तो 400 साल का आयुष्य सतयुग में था, पाद उन यानी कि 4 पैलों वाला आयुष्य था, उसमें से हर युग में एक पैर कट रहे हैं, 100 साल कम हो रहे हैं। तो कलयुग में 100 साल का आयु है, वो 100 साल का आयु पूर्ण तरीके से आप भोग सको, आपका मोतियाबिंद न आए, आपको बाल घने हो, सफेद न हो, आपके कान सुनते रहें, आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स ना हो, और पूरा डाइजेशन आप खा पी रहे हैं, आप जितना चलना है वो चल सकते हैं, आपकी नींद अच्छी हो, ये सब जो है वो आयुर्वेद दे सकता है, और कोई मेडिकल साइंस नहीं। मैं बड़ी हिम्मत करके सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये जो चीजें आप बता रहे हो, क्या अपने जीवन के अंदर आप इस्तेमाल करते हो, और इसका कोई एग्जांपल आप देख सकते हो अपनी फैमिली से, सो दैट हमारे जो लोग हैं उनको एक रेफरेंस मिले कि उसका परिणाम ये है? मैं एक कहावत के साथ, इंग्लिश की एक कहावत के साथ इसको कोरिलेट करता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट द होम। हम खुद अगर पालन नहीं करेंगे तो कैसे ये पॉसिबल होगा? कोई मेरी बात क्यों सुनेगा, क्यों मानेगा? सीधी बात है। आज मैं दम ठोक के बोल सकता हूँ कि ये मैं कर चुका हूँ। मेरे आई एम 53 कंप्लीटेड एंड 54 रनिंग। वाह, 54 रनिंग, बराबर। तो आज तक मैंने एक भी रुपया ये इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कभी नहीं बनाया। मैं सिर्फ मेरी आयुर्वेद की औषधियों के भरोसे हूँ। सुवर्ण भस्म भी खाता हूँ, रजत भस्म भी खाता हूँ, 9 रत्न है, माणिक, पन्ना, पिष्टी, गोमेद, बराबर, पुखराज, ये सब जो है, जो ज्योतिषी जिस उनका रत्नों का उपयोग करते हैं उसकी भस्म बनाई जाती है। प्रवाल पिष्टी, माणिक पिष्टी, पन्ना पिष्टी, ऐसे है। हम औषधियों के बारे में, मेरे यहाँ ढेरों लाखों रुपयों की औषधियाँ ये सब है मेरी हॉस्पिटल में, तो मैं इसका पालन करता हूँ। मेरा च्यवनप्राश 15 से 18 हजार रुपया, 20 हजार रुपये का किलो होता है, क्योंकि 26 सालों से मैं सोना खा रहा हूँ। मैं अपनी औषधियों के उसमें हूँ, मैं किसी का नहीं, सिर्फ मेरे ऋषियों का, मेरे आयुर्वेद का हूँ मैं। इसीलिए मैं एक आदर्श बनना चाहता हूँ कि आयुर्वेद से जीवन पद्धति आप जी रहे हो तो आप सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने एक भी वैक्सीन नहीं ली है। थोड़ा दर्शकों को आश्चर्य लगेगा क्योंकि मैं वैक्सीन नहीं ली। लेकिन वैक्सीन में तो वो जो कोविड वाला था वो तो कंपलसरी था सबके लिए। मैंने नहीं लिया है। मैंने पूरे भारत में 200 कॉन्फ्रेंस मेरी हो चुकी है। मैं एक बेंगलोर में जाने का मुझे इन्विटेशन था कोरोना के समय। अच्छा, मैं चीफ गेस्ट के स्वरूप में था, बराबर, IIA करके संस्था थी, लेकिन मुझे एयरपोर्ट पे रोक दिया गया कि आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाएं। मैंने बोला कि मैं अपने शरीर के अंदर कोई केमिकल, आप DNA के स्ट्रक्चर के अंदर घुस के मेरे DNA को बिगाड़ना चाहते हैं, मैं नहीं बिगाड़ूंगा। ये प्रकृतिदत्त मेरा अधिकार है कि मेरी औषधियों के भरोसे में पूरा जीवन तंदुरुस्त तरीके के 100 साल की आयुष्य भोगूंगा मैं। मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने सर का इंट्रोडक्शन किया था तो आपको याद है मैंने बोला था आयुर्वेदा के महाराणा प्रताप, अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिखना चालू हो गया। सर कंटिन्यू। यस, तो मैंने वहां से पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि वैक्सीन लो और अभी आप लो तभी आपका वो मिलेगा, या फिर ऐसा था कि वो उस समय जो किट थी वो आप अगर लेके आप नेगेटिव आते हो तो जा सकते हो, लेकिन उस समय किट उपलब्ध नहीं थी। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया मैं त्याग करता हूं आपके ये कार्यक्रम का, मैं नहीं आ पाऊंगा,
क्योंकि यहाँ से मुझे आने के लिए मना कर रहे हैं। मेरा अधिकार है, मैं प्रकृतिदत्त जीवन जीना चाहता हूँ, मैं कुदरत का जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे केमिकल का जो बगेड़ा है वो उसके मेरे शरीर के अंदर नहीं चाहिए। मेरी बेटी 20 साल की है, मैंने एक भी वैक्सीन उसको नहीं दिया है, एक भी वैक्सीन नहीं दिया। मैंने पिछले 6-8 सालों से कभी उसको बीमार होते हुए नहीं देखा। मैंने मेरी हॉस्पिटल में 30 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, 7 साल से एक भी रजा, मोदी साहब की तरह 7 साल से मैंने एक भी रजा नहीं रखी है, जो मेरी बीमारी की वजह से आई हूँ। तो यही बात है। इसका थोड़ा एग्जाम्पल मैं दूं। मान लो वैक्सीन क्या है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंस, मेरे शास्त्रों के ऊपर भरोसा है। कदाच 25, 50 या 100 साल के बाद वैक्सीन की जो साइड इफेक्ट है वो बाहर आने वाली है, वो मुझे दिख रही है। वो इसीलिए मैं नहीं करूंगा कि मैं जो गलत है, और मेरा जो आयुर्वेद है, मेरे ऋषियों का आयुर्वेद है, मैं तो ऋषियों का हूं, मैं तो समर्पित है आयुर्वेद के देवों का हूं मैं, तो उसी के हिसाब से जीवन जीऊंगा। अंतिम सत्य ब्रह्मांड का, फाइनल ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स इज आयुर्वेदा, तो उसके हिसाब से जीवन जीता हूं। मान लो एक एग्जाम्पल कि वैक्सीन देते हैं तो टाइफाइड की वैक्सीन दी, बीसीजी की वैक्सीन दी, मेनिंगोकोकल की दे दी, बराबर। तो ऐसे करके, तो ऐसे एक एग्जाम्पल दर्शक मित्रों को समझ में आए कि मान लो आपका बॉडी है, वो 1000 एंटीबॉडी नेचुरल वो बना रहा है, बराबर। तो मेरे पास क्या होगा, मैंने एक भी वैक्सीन नहीं ली, मेरी बेटी ने नहीं ली, तो मेरे बॉडी है वो 1000 एंटीबॉडी तैयार कर रही है कि बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ कुछ भी आक्रमण हुआ, बराबर, यहीं कहीं लग गया, अकस्मात हो गया और वहां सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा कि मेरे बॉडी के 1000 एंटीबॉडी तुरंत तैयार हो जाएंगे। यानी एक एंटीबॉडी, यानी आप समझ लो कि आपके सैनिक है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के सैनिक है, बराबर। तो वो 1000 सैनिक है, पूरे उसके ऊपर टूट पड़ेंगे उसको रोकने के लिए। नेचुरल है, वो गाइडेड नहीं है। तो वैक्सीन क्या है, वो गाइडेड है। आपको कहा जाता है, आपके बॉडी को, डीएनए स्ट्रक्चर को अंदर कहा जाता है कि आरएनए बेस्ड वैक्सीन होती है, ये होता है कि आपको सिर्फ टीबी के एंटीबॉडी बनाने हैं 50, तो 1000 में से 50 का रिजर्व, 5% रिजर्व होगा। फिर दूसरी ली तो मेनिंगोकोकल को रोकने के लिए 5% और 50 एंटीबॉडी तैयार करने हैं, बराबर। तो बॉडी है, धीरे धीरे करके ऐसे 18 प्रकार की आज गाइडलाइन है कि वैक्सीन लेनी है, बराबर। तो उसमें से 1000 में से 900 एंटीबॉडी आपने रिजर्व कर दिए, बॉडी को कह दिया गया कि तुम्हें यही प्रोडक्शन करना है। तो क्या आपके पास लड़ने के लिए सिर्फ 100 बच गए, मैं 1000 है मेरे पास। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, किसी को भी आना है, मेरे बॉडी में आए, मेहमान बन के 2 दिन में चले जाए, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस 36-48 घंटे से ज्यादा टिकने वाले नहीं है, तो वो मर जाने वाले हैं। तो मैं इन्फेक्टेड नहीं होने वाला। मेरे यहाँ मैंने दोष कम किए, आदर्श जीवन पद्धति जी है, दोष नहीं है, और बाहर का संक्रमण मुझे आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये व्याधि मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती, ये मेरी सोच है। इसीलिए मेरे 1000 बॉडी लड़ने के लिए तैयार है, 1000 सैनिक लड़ने के लिए तैयार है। तो अभी आज के ज़माने में फिर लोग, कई बार आपके टीवी डिबेट पे भी ये हमने देखा है कि होता, इस टॉपिक पे आपका काफ़ी अच्छा डिबेट होता है, तो फिर सोसाइटी ये जो एंटीबायोटिक वाला है, इसको उस तरीके से क्यों एक्सेप्ट जो है वो कर रही है? एंटीबायोटिक अभी ऐसा है, करीबन मोर देन 65 to 70% एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है। मैंने एक एग्जाम्पल की बात करूं, एक पेशेंट आता है, 10 महीने से यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन रिपोर्ट में ग्रेटर देन 150 पस सेल्स आता है, बराबर। 6-7 बार कल्चर हो चुका है कि ये बैक्टीरिया, ये कॉलोनी है, ये हुआ है, ये हुआ है, ईस्ट इन्फेक्शन लग गया, ये हो गया, लेकिन मिट नहीं रहा। हर रोज शाम को उसे बुखार आ रहा है, बराबर। अलग अलग यूरोलॉजिस्ट के पास, इनके पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी जाके आए, सभी के पास एक्सपर्ट जो सुपर स्पेशलिस्ट है उनके अनुसार वो कर चुके, लेकिन एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। वो पस सेल्स इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो वो एंटीबायोटिक खा रहे हैं, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है। राइट। हाँ, मैंने बोला सिर्फ 1.5 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना आपको इस व्याधि से मुक्त करूंगा। 1 से 1.5 महीने में? 1 से 1.5 महीने में, बराबर। और धीरे धीरे हो जाता है, और मेरे पास प्रूफ है। तो ऐसा करके हमने दिया, और धीरे धीरे उनको पस सेल से वो कम होते गए आयुर्वेदिक औषधियों से। और फिर ऐसा हुआ कि करीबन 22 या 24वें दिन के आसपास से उनका शाम का बुखार है वो धीरे धीरे बंद हो गया, और अभी कितने साल हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्याधि हैं कि कोई कैंसर का पेशेंट आया है,
बराबर। तो कैंसर के पेशेंट में ज़्यादातर सर्जरी या फिर कीमोथेरापी या रेडिएशन ऐसा ही किया जाता है। तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने 2000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट ट्रीट किए हैं। हर रोज़ मेरे पास ये 10 पेशेंट, 12-15 पेशेंट नए और पुराने कैंसर वाले होते। सर क्या करना है, सर क्या करना है। अकेले आयुर्वेद के ऊपर कैंसर की चिकित्सा हो रही हो, ऐसे 600 से 700 पेशेंट हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। मेडिकल साइंस ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। पेंक्रियास का कैंसर है, आपका 18% कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन, हृदय का पंपिंग 18% है, आपको डायबिटीज ज़्यादा है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो न सर्जरी हो सकती है क्योंकि 18% है, आपको एनेस्थेसिया दिया जाएगा, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप खुद 2 चम्मच पानी भी पीते हैं तो 4 उल्टियाँ करते हैं, ऐसी खराब कंडीशन है। बम्बई के एक उद्योगपति आए थे, फिर हमने चिकित्सा की, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपके पास 2 महीने का समय है, न इसमें कीमो कर सकते हैं, न रेडिएशन हो सकता है। तो ये होने के बाद हमने आयुर्वेद चिकित्सा शुरू की और इतना थैंकफुलनेस थे उनको कि वो करीबन उसके बाद 16 महीने तक जिए, जिनको कहा गया था कि 2 महीने से ज़्यादा ही पृथ्वी पर नहीं रह सकते। वो 16 महीने तक। और वंडर ये था कि आयुर्वेद ने मुझे क्या दिया है। तो वो उद्योगपति सिर्फ थैंक यू कहने के लिए मेरे पास अहमदाबाद आए बम्बई से, वो 6ठे या 7वें महीने में, कि सर मैं बहुत अंदर से पीड़ा भोग रहा था मेरे मन को, क्योंकि सब फैक्ट्रिया मेरे नाम से थी, बच्चे के नाम से नहीं हुई थी, और सबने बोल दिया, अचानक से ये आघात आ गया कि मैं नहीं जा सकता, खड़ा नहीं हो सकता, इतना कैंसर की बीमारियां, ये व्याधि हो गई। तो आपने मुझे ठीक किया और अभी मैंने सब इजीली हैंड ओवर कर दिया। तो अभी मुझे कुछ होगा तो भी दिक्कत नहीं है। क्या बात। तो अधूरापन लेके जाने वाले थे, उसके बजाय उसके भी 1 साल के बाद, 16 महीनों के बाद उसकी डेथ हुई। तो एकदम हैप्पी थे। 8वें महीने मुझे थैंक यू कहने के लिए आए। एक दूसरा एग्जाम्पल, न्यू जर्सी अमेरिका, जहां से कहा जाता है इन्वेंशन कहा होता है, हाँ हब है। तो झरना कभी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। मेरे यहाँ 20 देशों में से 1200 पेशेंट है। अमेरिका से यहाँ मेरे यहाँ आने वाले 450 से 500 पेशेंट। उसमें से एक का एग्जाम्पल दूं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन न्यू जर्सी, वाइफ को अल्सरेटिव कोलाइटिस, 18 साल से है। इंडिया में आए थे, बड़ी आंत काट देनी थी, बस सभी स्टीरोइड 80-80 mg तक चलती थी, कोई जवाब नहीं था। वहां से एक दूसरे पेशेंट बैठे थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ वेटिंग में थे। प्री ऑपरेटिव जिसको बोलते हैं कि कल ऑपरेशन करना है, आज सब जांच हो चुकी है, डायबिटीज, बीपी, ये सब प्रारंभिक जो जांच जरूरी है वो हो चुकी है। वो फिर मेरे यहाँ आए। घर में 5 सुपर स्पेशलिस्ट है, घर में 5 सुपर। जो पेशेंट है उसके हस्बैंड है न्यू जर्सी में डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, स्टेंट रखते हैं। तो उनको मैंने कहा, सर 5 सामने बैठे थे कि इसमें क्या कर सकते हैं, आप बोलते हैं कि इसको रोक लेंगे। तो मैंने बोला कि एक साइंस को आपने 18 साल दिए हैं, ठीक नहीं कर पाए, कुछ भी रिवर्स नहीं हुआ, सिर्फ 18 महीने 10% तो साइम बचता है। लोग बोलते हैं आयुर्वेद धीरे से, धीरे कैसे हुआ। मैं बोलता हूँ 18 महीने ये अगर पहले दे दिए होते तो रोग मिट गया होता। चलो आज भी दे दो, 18 छोड़ो, 6 या 8 महीने दे दो, मैं पूरे व्याधि को रिवर्स करूंगा। आज ऐसा हो चुका है, 3.5 साल हो चुके हैं, उनको कोई एपिसोड नहीं। हर 1 से 1.5 महीने में ब्लीडिंग, डायरिया होना, हर रोज के 8 से 10 बार, 6 से 8 बार खून निकलता था। सिर्फ 7 चीजें खाते थे, 18 साल से मिर्ची नहीं खाई थी, और ये सब कंडीशन थी। और अभी जब पेशेंट का करीबन 12 या 14 महीने हुए थे, तब उनके हस्बैंड का फोन आता है कि सर मैं इंडिया में आ रहा हूँ सिर्फ आपको थैंक यू कहने के लिए। मैं आयुर्वेद का सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट एलोपैथी का, वो अपनी वाइफ को देखते हैं कि 18 साल से मैं इनको सिर्फ 7 चीजें खा रहा हूँ, अभी सब फ्रूट खा रही है, गेहूं खा रही है, कभी नहीं खा सकती थी, लाल मिर्च खा रही है, हरी मिर्च खा रही है, और 13 महीने से एक भी एपिसोड नहीं है अल्सरेटिव कोलाइटिस के। तो मुझे बोला कि मैं एक्सपर्ट हूं मेरे साइंस का, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ थैंक यू कहने के लिए आ रहा हूं। तो ये आयुर्वेद है, ये हम उसकी ऊंचाइयों को, गहराइयों तक जाते नहीं हैं। हम हमेशा आयुर्वेद को सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। तो मैं दर्शक मित्रों से बोलता हूँ, हमारा आयुर्वेद है प्यार, हमारी धरोहर है, ऋषियों की धरोहर है, इसको स्वीकार करिए, उसको बाउ डाउन होइए। और ये ऐसा विज्ञान है कि 10-10 साल तक आपने पेन किलर खाते रहे, घुटनों को बिगाड़ दिया, लेकिन वही आप आयुर्वेद चिकित्सा कर लेते, 4 से 6 महीने में ठीक हो जाते।
लंबी जरूरत है ही नहीं। तो कौन सा 10 साल तक पीड़ा भोगनी, वो लंबा साइंस है या आयुर्वेद है जो 3 महीने में ठीक कर देता है? क्या बात है। तो जल्दी कौन सा हुआ? फास्ट तो ब्यूटीफुल। आयुर्वेद हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कितनी बड़ी बदनसीबी है दोस्तों हमारी कि वो आयुर्वेद जो हमारे ऋषियों ने, सर कहते हैं हमेशा कि हमने किसी ऋषि ने अपने किसी भी, ना तो चरक ने, ना तो सुश्रुत जी ने कोई कॉपीराइट नहीं कोई किया, कॉपीराइट नहीं, कोई कोई पेटेंट नहीं। ट्रेडमार्क नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, दूसरी कंपनियों का जैसे पेटेंट होता है, हाँ, हाँ, कुछ हाँ। भी नहीं। वो ज्ञान का जो खजाना है, आहा। हम पूरे घूमते रहते हैं कि मुझे ठीक रहना, तंदुरुस्त रहना है, खजाना हमारे पास है। चरक संहिता नाम का ग्रंथ है, 2800 साल पहले लिखा गया है। सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, यही सभी ग्रंथ मैंने कितनी बार पढ़े हैं। पूरा खजाना भरा है, तंदुरुस्ती का खजाना। और कोई कॉपीराइट नहीं। कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं। तो उसका उपयोग करिए और तंदुरुस्त रहिए, अपनी लाइफ को श्रेष्ठ बनाइए। क्या बात है, क्या बात है। और भी बहुत सारी बातें मुझे करनी थी आपसे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एक टॉपिक मैं कवर कर लेता जरूर। हूं। आपने बातें की जर्सी से, न्यू जर्सी से आते हैं, और आपके आपके बारे में जब मैं थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि 240 से ज्यादा, अब ये सवाल मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि एलोपैथ के डॉक्टर अपना इलाज करवाने के लिए खुद आपके पास आए हैं। इसमें, इस बात में क्या है और क्या सच्चाई है इसकी और क्या कहानी है इसकी? एकदम सही है। अभी 250 को क्रॉस हो चुका है। 250 पोस्ट ग्रेजुएट, मोर देन 250 पोस्ट ग्रेजुएट एलोपैथ्स टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम फ्री हमारे सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है। उनके नाम से केस निकले हुए हैं, उनकी व्याधियों का नाम लिखा हुआ है, उनके रिपोर्ट मेरे पास हैं। एक एक पेशेंट के 50, 80, 100 रिपोर्ट होते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर में वो मौजूद है। तो इसीलिए दावा सत्य है। किसी को भी चेक करना है तो फैक्ट चेक कर सकते हैं। फैक्ट चेक कर सकते हैं। यस, दे आर 27 गायनेकोलॉजिस्ट, 7 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, मोर देन 20 रेडियोलॉजिस्ट जो एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत रेडिएशन सारे रेडिएशन के आजू बाजू रहते हैं वो pediatrician, लोग। ये और सभी। एक एग्जांपल, एक गायनेक है, वो सर्जरी कर रहा है, सीनियर है, और ऑपरेशन करते, माइग्रेन का पेशेंट है, डॉक्टर है, लेकिन व्याधि तो किसी को भी हो सकती है, बराबर। तो माइग्रेन है, और माइग्रेन विथ ऑरा है। वो क्या होता है कि एक ऑरा फेज आता है, प्रोड्रोम फेज होता है, सब सिम्टम्स व्यक्त होते हैं, तो व्यक्ति बहुत पीड़ा भोगता है, सिर ठोकता है दीवार के ऊपर, और इतना हैरान परेशान होता है कि कुछ समय निकल जाए तो माइग्रेन की गोलियां जो स्पेशली आती है वो भी काम नहीं करती है, बराबर। तो जैसे ही वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और उस समय उनको प्री सिम्टम, जिसको प्रोड्रोम बोलते हैं, वो आना शुरू हुआ, और लग रहा है कि अभी 10 मिनट के बाद माइग्रेन शुरू होगा, 20 मिनट के बाद शुरू होगा, लेकिन ऑपरेशन कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ही ऑपरेशन किया, वो उसको कट करने के लिए एब्डोमिन को, तो सीजेरियन कर रहे हैं या लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो हुआ, और उसके बाद उनको माइग्रेन का अटैक आया, और ब्लिंकिंग होने लगता है, कुछ भी नहीं है, और उनको उस समय 30 सेकंड के अंदर वो छोड़ देना पड़ेगा। तो रिस्क था, ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, और अपने कंसल्टिंग रूम के पास एक रूम बनाया था, अंधेरा चाहिए, आवाज भी नहीं चाहिए, वो सो जाते थे। वो असिस्टेंट रखने पड़े उनको। तो मैंने बोला कि आपका साइंस है, वो बोलते हैं कि ये हुआ। मैंने, ठीक है, आपका साइंस रिसर्च बेस्ड है, लेकिन मैं रसौषधि भी उपयोग करूंगा, और ये सभी औषधियां दे के आपके माइग्रेन को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें ऐसा हुआ कि 10 से 12 महीने मुझे चाहिए। आप भले 6 से 8 साल के लिए पीड़ा भोग रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी चिकित्सा शुरू की, और कहा है कि आपको ये रूम है ना, वो बदल के फिर दूसरे अपने पॉजिटिव कोई मैटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना, आपका आराम रूम की जरूरत नहीं रहेगी, ये आयुर्वेद है, बराबर। तो मैंने उनको बोला था, उसके हिसाब से हुआ। आज करीबन 4 साल हो चुके हैं, नॉट ए सिंगल एपिसोड, माइग्रेन का एक भी एपिसोड नहीं है। उन्होंने मुझे 13 पेशेंट भेजे, 13 डॉक्टर को मेरे पास भेजे हैं, कि हम जो मानते हैं वही साइंस है, ऐसा नहीं। आयुर्वेद बहुत गहराई वाला है, जो पूरा तूफानी समुद्र है, और कमांडर इसके बीच में जाके उसको लेके आता है, और खींच के सभी उनकी जान बचाते हैं। तो ये आयुर्वेद ऐसा वैद्य होना चाहिए, जो गहराइयों में आयुर्वेद को समझने वाला हो। तो ऐसा है, वो 13 पेशेंट डॉक्टर के स्वरूप में मुझे मिले, एक डॉक्टर ने दिए। तो ये तो है, ऐसे 250 से ज्यादा हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे दोस्तों कि वास्तव में हम कितने धनी होते हुए भी ज्ञान ना होने की अभाव में, मेरे दोस्तों, हम आज गरीब रह गए।
स्वास्थ्य से, और इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आपको ये बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ आपने सुना होगा, लेकिन एक बात जाते जाते मैं हिंट आपको दे देता हूं, एक टॉपिक। अभिमन्यु, अभी नाम सुनते ही आपको गर्भ संस्कार शब्द आपके दिमाग में जरूर आया होगा। अपनी माता के पेट में थे, पिता ने उनके, अर्जुन ने उनके चक्रव्यूह की बातें बताई। कहते हैं कि वो सो गई, इस वजह से अर्जुन ये तो जान पाया कि अंदर कैसे जाना है, लेकिन चूंकि वो सो गई थी तो वो ये नहीं जान पाया कि उससे बाहर कैसे निकलता, और इस वजह से अभिमन्यु की बड़ी कम अवस्था में, किशोरावस्था में मृत्यु हो गई। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई मेरे दोस्तों, क्योंकि गर्भ संस्कार आज बड़ा प्रचलित नाम है ये भी। और मैं चाहूंगा सर कि इस टॉपिक पे केवल आपको हिंट देना है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, आपको भी अब तक लग गया होगा, कि इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 आना चाहिए, और इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यहां से किसी की उत्पत्ति होती है, एक नव सर्जन होता है। फिर से हम डिटेल में बात करें, क्योंकि इसको टच करके छोड़ेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये गर्भ संस्कार क्या है, सही में काम करता है, और काम कैसे करता है। गर्भ संस्कार 2 शब्द है संस्कृत, गर्भ और संस्कार। संस्कारो ही गुणांतराधाना। तो गर्भ में जो संस्कार दिए जाते हैं, एजुकेशन इन द वॉर्म, गर्भ में जो संस्कार किए जाते हैं वो उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। 3 संस्कार माता के गर्भ में होते हैं। टोटल हमारे ग्रंथों में 16 संस्कार हमारे धर्म में देखने को मिलते हैं, सनातन धर्म में। तो उसमें सबसे पहला गर्भाधान होता है, तो वो श्रेष्ठ तरीके से कैसे किया जाए वो गर्भाधान। दूसरा पुंसवन संस्कार है, तीसरा सीमंतोनयन है। ये 3 संस्कार माता के गर्भ में जब बच्चा है तब किया जाता है, और उसके बाद जातकर्म संस्कार होता है कि बच्चे का स्वागत कैसे किया जाए। और उसके बाद दूसरे संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, चूड़ाकर्म है, बहिर्निष्क्रमण है, ये सब है बच्चों के संस्कार है। तो 16 में से 9 हेल्थ से रिलेटेड है, आयुर्वेद के ग्रंथों से रिलेटेड। तो जो रिलीजियस है, धार्मिक है, वो तो ब्राह्मण और सब अपने वो करेंगे, लेकिन ये जो आयुर्वेद से रिलेटेड संस्कार है वो दबे पड़े हैं। तो हमने ये कार्य शुरू किया है, और करीबन 6000 बच्चे इस दुनिया में गर्भ संस्कार के द्वारा हम निमित्त बने हैं। ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया कि ऐसे बच्चे जन्म धारण कर चुके हैं। क्या बात। हाँ, और वो क्यों? 3 से 4 बातें। अगर आप अपने बच्चे को बीमार नहीं देखना चाहते हैं, उसकी इम्यूनिटी उत्तम तरीके से हो, तो जब उसकी नींव रखी जाती है तभी इसका आयोजन किया जाता है। तो इसकी इम्यूनिटी अति दिव्य हो। दूसरी, उसका गोरा देखाव, स्किन टेक्सचर आप जो चाहते हैं ऐसा हो सकता है। हाँ, कृष्ण वर्ण, श्याव वर्ण, अवदात वर्ण, ऐसे 3 स्किन के टोन लिखे हैं। वो कृष्ण वर्ण प्राप्त कैसे होता है, अवदात वर्ण कैसे होता है, श्याव वर्ण कैसे, उसका वर्णन है। आहार विहार औषधियों का वर्णन है। तो मान लो किसी व्यक्ति को पिंपल्स हुए, उसके दाग, धूप में जाने से दाग पड़े हैं, तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन स्किन का टेक्सचर नहीं बदल सकते। लेकिन गर्भावस्था में 5वें 6ठे महीने में स्किन का टेक्सचर जब बनता है, श्वेता, ताम्रा, लोहिता, औभासिता करके ऐसे 7 लेयर है चमड़ी के, और वहाँ से भ्राजक पित्त का कार्य है कि वो स्किन टोन हम कैसा लाना चाहते हैं वो हम ला सकते हैं। बराबर। तो आहार विहार कैसा, औषधि कैसी होनी चाहिए। दूसरी एक बात कि उसकी मन और बुद्धि कैसी हो। तो पंचमे मनः प्रबुद्धतर भवति षष्ठे बुद्धि ही। तो ऐसे मन कैसा है, वो बच्चा आलसी है, क्रोधी है, कोई भी काम कैसे किस तरीके से हाथ में लेता है, कैसे खत्म करता है, वो अयोग्य तरीके से गलत कार्यों करके पैसा कमा रहा है, तो ये सब प्रकृतियां हैं। तो उसके हिसाब से सत्व, रजस और तमस के ऊपर आधारित प्रकृतियां बनती है। बराबर। तो इसका मैं ऐसे बोलता हूं कि दाऊद इब्राहिम और एक मुरारी बापू दोनों अलग अलग है। बराबर। तो गर्भ संस्कार से ऐसा किया जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ मुरारी बापू जैसा, मतलब वो धार्मिक और ऐसी प्रकृति का बच्चा जन्म ले सकता है, और मुरारी बापू के यहाँ अगर ध्यान नहीं रखा गया तो दाऊद इब्राहिम जैसा त्रासवादी भी हो सकता है। और इतने में तो आपको लग गया होगा कि हमारा दूसरा पॉडकास्ट कितना पावरफुल होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं उसके लिए? आप कमेंट में जरूर टाइप करें ईगरली वेटिंग फॉर सेकंड पॉडकास्ट, अगर आपको ये लग रहा है कि यस, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
ठक्कर साहब, आपने बहुत सारी चीजें ओपन की आज। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे भी नहीं पता था, और मैं कोशिश करूंगा कि अब उसे मैं अपने जीवन के अंदर फॉलो करूं, क्योंकि एक चीज मुझे पता चल गया है कि जीवन में हमारे स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है। और आप सबसे गुजारिश है मेरे दोस्तों कि हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त ये जो उपहार है, जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें इसका इस्तेमाल करने का। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बैक टू ओरिजिन लेके जाओ। अच्छी चीजें खाओ, अच्छी चीजें पियो, अच्छा सोओ, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं बचता है जब तुम्हारा स्वस्थ शरीर तुम्हारे पास नहीं रहता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी क्या आनंद मैसेज है देना चाहेंगे आप? कि आपके जैसे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के पास बैठ के ये जो मौका मिला है वो आयुर्वेद ने मुझे दिया है। बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि आपके साथ मेरा ये पॉडकास्ट हो रहा है और ये आयुर्वेद ने मुझे दिया है। तो सभी को गुजारिश है कि अपने हमारी जो धरोहर है वो आयुर्वेद को स्वीकार करिए, उसके अनुसार जीवन आप जिए। अगर व्याधि होता है तो आयुर्वेद से उसको ठीक करने की कोशिश करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय अश्विनो भगवान। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।